Hello dear aspirants, welcome to ES Digital. Myself Ankit Sharma, a faculty in Engineer Success. In this video, we will discuss about the GATE 2021. But before we begin to GATE 2021, सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं गेट के बारे में कि बेसिकली गेट है क्या, गेट एग्जाम क्या है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि गेट के बारे में आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, इट इज नॉट ए सिंपल एग्जाम, इट इज नॉट ए सिंपल एग्जाम, इट इज ए अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियर्स लाइक अस। ओके, सो अगर मैं बात करता हूं गेट की तो देखिएगा, गेट एग्जाम बेसिकली एक प्रेस्टिजियस एग्जाम है इंजीनियर्स के लिए। और इस गेट एग्जाम को क्रैक करने के बाद, ध्यान से समझिएगा, इस गेट एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत वास्ट है आपकी अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको गेट एग्जाम से सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं। सबसे पहले मेरा यहाँ पर फोकस रहेगा आपको समझाना कि गेट क्या है, गेट में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। जो मिथ्स स्टूडेंट्स अपने माइंड में लेके चलते हैं कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वो सारी मिथ्स यहाँ पर आपको क्लियर होने वाली है इस वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, और उसके बाद आपकी गेट से जितने भी रिलेटेड मिथ्स हैं वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। और साथ में जो गेट 2021 है, वो बेसिकली बहुत मेजर चेंजेस के साथ आया हुआ है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने नोटिफिकेशन आउट किया हुआ है। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस वीडियो में उन सारे पॉइंट्स को लिखने वाले, समझने वाले हैं कि बेसिकली क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। और वो जो चेंजेस हैं रियलिटी में, वो जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं एक स्टूडेंट कैटेगरी के लिए। बेसिकली जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें एक स्टूडेंट का जो तबका है, ठीक है, वो बेसिकली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं जो दूसरा तबका है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें एक तरह से सोच में आ गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है, कंपटीशन में जितने एस्पिरेंट्स बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमें डाउट रहता है कि यार नहीं, अब तो कंपटीशन और टफ हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जो चेंजेस हैं, जैसे कि थर्ड ईयर को एनरोल करना, जैसे कि सब्जेक्ट्स अब हम 2 ले सकते हैं। ठीक है, पेपर हम 2 बेसिकली ब्रांचेस में हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो ये सारी बातें करेंगे कि जो इस बार गेट 2021 में जो हम चेंजेस देख रहे हैं वो 2020 से काफी डिफर है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेट 2020 अच्छे से दे के आए हैं, ठीक है, वो ऐसा सोच के चले कि नहीं, ये तो सिर्फ नॉर्मल एक नोटिफिकेशन आ गया है, नॉर्मल एक ब्रोचर आ चुका है और उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, बस एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, काम खत्म हो गया, एप्लीकेशन भरा, एग्जाम देने चले गए ना। ऐसे मत करना, क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को हमें यहाँ पर बात करनी है अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं गेट के बारे में, फिर हम बात करेंगे चेंजेस के बारे में जो कि गेट 2021 में हुआ है। ठीक है, तो बेसिक समझते हैं गेट में अगर सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस चीज के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो आपका हार्ड वर्क है, वो जो स्ट्रगल है डे बाय डे का, वो किसके लिए है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तो आप जनरली बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ये जो गेट होता है ये पीएसयूज के लिए है या बेसिकली एमटेक के लिए है। बट यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा आपको कि सारे ओवरव्यू लेते हुए मैं आपको गेट को एकदम क्लियर कर सकूं कि हाँ बेसिकली गेट ये अपॉर्चुनिटीज रखता है आपके लिए। ठीक है, तो चेक करते हैं, चलिए देखते हैं गेट बेसिकली क्या है। गेट में अपॉर्चुनिटी को अगर मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं तो ये हमारी हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन, हमारे जो पीजी कोर्सेज हैं, ठीक है, उनके लिए हमें ये एनरोल कराता है। बेसिकली हम गेट में एक वैलिड स्कोर कार्ड लेके, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपने गेट को क्वालिफाई किया और हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं। सबसे पहली चीज ये क्लियर रहना चाहिए कि आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। वैलिड इन द सेंस, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। हायर एजुकेशन के बारे में बात करें तो जो हमारे पीजी कोर्सेज हैं जैसे कि एमटेक, ठीक है,
ऑब्वियस है बीटेक के बाद ये जनरली मैं इंजीनियर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मेजोरिटी हम इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं जो बीटेक किए हुए हैं, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कोर ब्रांचेज हैं, ठीक है, कोर ब्रांचेस, ठीक है, हम फोकस उन्हीं को लेके अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम एमटेक कर सकते हैं। हायर एजुकेशन किन में, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया लाइक IISc, लाइक IISc बैंगलोर, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर, like IITs, various IITs and various NITs, ये सभी के सभी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं एमटेक करने के लिए आफ्टर गेट क्वालिफाई। आपको गेट में एक इतना वैलिड स्कोर लेके आना है कि IISc की जो कट ऑफ है, IISc की जो कट ऑफ है उस पर्टिकुलर ईयर में, उस कट ऑफ के अंदर आपका वैलिड स्कोर हो, ठीक है। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो आपके माइंड में एक क्लियर होना चाहिए, जो स्कोर आता है वो 1000 के अबाउट वो निकालते हैं। तो 1000 बेसिकली हमारे पास एक रेंज होती है, उसमें से अगर मैं आपसे कहता हूं कि जैसे कि आपका 890, ठीक है, 890 या आपका 910 एक गेट स्कोर आ रहा है, इसका मतलब वो गेट स्कोर आपका काफी अच्छा है, ठीक है। अगर आपका इसमें से 320 आ रहा है या 420 आ रहा है, तो मैं उसे बोल सकता हूं कि ये गेट स्कोर आपके लिए इतना अच्छा नहीं है फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच जैसे कि सिविल मैकेनिकल, उसमें ये जो गेट स्कोर है काफी लो हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ की बात करें गेट स्कोर की तो काफी अच्छा हो जाता है। बट जैसे कि हम बात करते हैं CS वगैरह की, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा 600-700 का गेट स्कोर है वो भी काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी ब्रांचेज है उस पर भी गेट स्कोर डिपेंड करता है, और उन्हीं गेट स्कोर के बेसिस पर जो हमारे पास ये बेसिकली IISc, IITs और NITs हैं वो अपनी कट ऑफ निकालती है, और इन कट ऑफ के बेसिस पर ही आपको हायर एजुकेशन में एंट्री मिलती है, सबसे पहली चीज, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि गेट सिर्फ और सिर्फ हमें क्वालिफाई नहीं करना है, क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं ना वो तो काफी कम हो जाते हैं, जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं हमारे वो काफी कम हो जाते हैं, ठीक है, वो काफी कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल सिविल या मैकेनिकल की बात करूं तो अराउंड जैसे कि हमारे 30 to 40 मार्क्स में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑल्सो, ठीक है। तो आपके वेरियस कैटेगरीज के हिसाब से आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनकी एक अलग ही जर्नी होती है। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि वैलिड गेट स्कोर की, तो वो अराउंड, अगर मैं सिविल और मैकेनिकल की बात करता हूं तो आपको अराउंड 70s की लाइन में आपको आना पड़ेगा, 70s मार्क्स की लाइन में आपको आना पड़ेगा, और ये हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इस 100 मार्क्स में आपको अराउंड 70s की लाइन में आना होगा एक अच्छे से अच्छे कॉलेज को गेन करने के लिए, ठीक है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी को गेन करने के लिए। अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो IISc, IITs, NITs में आपको एक वैलिड अच्छा गेट स्कोर चाहिए। दूसरी बात, आपके पास अपॉर्चुनिटी एमटेक करने की है यहाँ से, पहली चीज, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इसी में एक सब पार्ट की बात करता हूं तो यहाँ पर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी एनरोल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाइक सिंगापुर, जर्मनी, ठीक है, इन दो जो कंट्री उसमें हम यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका गेट स्कोर है वो इन यूनिवर्सिटीज में भी वैलिड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर हायर स्टडीज के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही आप एप्लीकेबल है, नहीं, आप फॉरेन में भी एप्लीकेबल है, पहली बात, ठीक है। ये हमारा हायर एजुकेशन की बात हुई। हायर एजुकेशन मतलब एमटेक, बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एमटेक की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर और साथ में बात करता हूँ तो यहाँ पर जो सेकंड हमारी कंडीशन है, जो हमारी सेकंड अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटीज है हमारी PSU, वेरियस PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वेरियस PSUs, ठीक है। लाइक ये क्या है आपकी एक तरह से गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो यहाँ पर मेजोरिटी स्टूडेंट जो गेट की तैयारी कर रहे होते हैं या जो गेट देना चाह रहे हैं, गेट लिखना चाह रहे हैं, वो बेसिकली यहाँ पर मेजोरिटी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयारी करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एमटेक के लिए तैयारी नहीं करते, बिल्कुल, बट जो रिसर्च ओरिएंटेड है, जो टीचिंग फील्ड में अपने लाइफ देखना चाहते हैं, वो जनरली यहाँ पर एमटेक को प्रेफर करते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो उद्देश्य होता है, जो एम होता है, वो कहीं ना कहीं एक रिलेट करता है रिसर्च फील्ड से, ठीक है, कि वो एमटेक करेंगे फिर PhD करेंगे या फिर एमटेक के बाद टीचिंग में जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो हमारी हायर एजुकेशन एमटेक से होती है। बट मेजोरिटी स्टूडेंट बीटेक के बाद यही चाहता है कि उसकी जॉब लग जाए, ठीक है, वो पर्टिकुलर जॉब करे, ठीक है, और जॉब भी ऐसी जहां प्रेस्टिजियस हमारी जो कंपनीज हैं उनमें हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो PSUs हैं जैसे कि लाइक IOCL, BPCL, NTPC, BHEL, ONGC, ठीक है। तो वेरियस एटसेट्रा,
वेरियस आपके पास पीएसयूज हैं जो कि वेरियस पीएसयूज हैं जो कि यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी देती हैं पीएसयूज में एनरोल होने के लिए। पीएसयूज में आपको यहाँ पर एंट्री मिल सकती है थ्रू द गेट। गेट का वैलिड स्कोर, वैलिड स्कोर ऐसे नहीं कि आपने गेट क्वालिफाई किया हो गया काम, वैलिड स्कोर होना चाहिए। वैलिड स्कोर आईओसीएल अपनी एक कट ऑफ निकालता है, आईओसीएल अपनी एक कट ऑफ निकालेगा, बीपीसीएल अपनी निकालेगा, एनटीपीसी अपनी निकालेगा, बीएचईएल अपनी निकालेगा, ओएनजीसी अपनी निकालेगा। ऐसे नहीं है कि आपने सारी जो कंपनी है उनकी एक कॉमन कट ऑफ निकलेगी, नहीं, सभी कंपनीज अपनी अपनी अलग अलग इंडिविजुअल कट ऑफ निकालती हैं, सबसे पहली चीज, ठीक है। उसके बाद अगर वैलिड स्कोर है आपका तब आप उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको बेसिकली जनरली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, और इंटरव्यू कॉल करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनली जॉब मिलती है, ठीक है। तो इंटरव्यू को क्लियरिफाई करना पड़ता है, हर एक कंपनी का अपना अपना एक अलग सेट होता है, पैरामीटर्स होते हैं उनके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आईओसीएल में बेसिकली 85% जो होता है उसमें जो हमारे पास एनरोलमेंट है, जो हमारे पास एंट्री है कंपनी में, उसमें 85% वेटेज है गेट के स्कोर का, जबकि 15% है जो हमारा इंटरव्यू वेटेज है। वो नोटिफिकेशन में वहाँ पर मेंशन होता है, आपको नोटिफिकेशन अच्छे से इनका पढ़ना होगा जब आप एक वैलिड स्कोर की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको, क्लियर हो रहा है ना अपॉर्चुनिटीज, हायर एजुकेशन, एमटेक, देन पीएसयूज। और ऐसा नहीं है कि बस गेट हमने दिया, गेट हमने फिल किया और हमने ये चीजें ले ली, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको इस गेट में एक वैलिड स्कोर लेके आना है, ये है सबसे मेन चीज, ठीक है। पता लगा आप 40 मार्क्स लेके आ जाते हैं, क्वालिफाई कर दिया भैया मैं तो गेट धुरंधर हूँ, ऐसे गेट धुरंधर ना बहुत हैं जो कि इन चीजों में पहुंच भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज आपको ये सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, गेट क्वालिफाई करने का मीनिंग है कि आपका एक वैलिड स्कोर हो, ठीक है, वैलिड स्कोर हो, क्लियर। चलिए, तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर थर्ड हमारी अपॉर्चुनिटी, थर्ड अपॉर्चुनिटी वो है जैसे कि रिसर्च कोर्सेज, वो है जैसे रिसर्च कोर्सेज लाइक जैसे कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज लाइक अगर मैं बात करता हूं ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज, तो इसमें क्या हो जाता है एमटेक प्लस पीएचडी, ये वेरियस आईआईएससी भी इस चीज को आपको मतलब अप्लाई करता है, अलाउ करता है आपको, ठीक है। आईआईएससी भी आपको अलाउ करता है, ठीक है, इस चीज के लिए, इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। वेरियस आईआईटीज सभी ये आपको नोटिफाई कर दिया जाता है कि हाँ सभी आईआईटीज कर पा रही हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर आईआईटी ही आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए एनरोल कर रही हैं। एनआईटीज में भी ऐसा ही है कि कुछ एनआईटीज करती हैं, कुछ एनआईटीज इंटीग्रेटेड कोर्सेज को एनरोल नहीं करती हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर उस ईयर पर कि हाँ उस ईयर में उन्होंने नोटिफाई किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज है जिसमें हम रिसर्च ओरिएंटेड प्लान लेके ही चल रहे हैं कि हम पीएचडी करेंगे एमटेक के बाद, तो कहीं ना कहीं वो रिसर्च ओरिएंटेड प्लान हमारा गेट के थ्रू ही कवर हो रहा है। साथ में अगर मैं इंटीग्रेटेड रिसर्च कोर्सेज की बात करूं तो यहां पर आपको जॉब कम कोर्स की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि यहां पर आपको रिसर्च जॉब भी मिलेगी और रिसर्च कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि बीएआरसी कराता है, अपना खुद का उनका एमटेक किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको डिग्री भी मिल रही है, यहाँ पर आपको पीजी की डिग्री भी मिल रही है, और साथ में आपकी एक पर्टिकुलर रिसर्च लाइन में जॉब भी चल रही है, ठीक है। तो बीएआरसी हुआ। ऐसे ही जो हमारे पास और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को गैदर करते हैं, जैसे कि इसरो हुआ, ठीक है, उसमें भी आप एज ए साइंटिस्ट की पोस्ट पर पहुंचते हो, ठीक है, एज ए साइंटिस्ट की पोस्ट पर पहुंचते हो। साथ में CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, तो इसमें भी आप एज ए साइंटिस्ट की पोस्ट पर गेट के थ्रू पहुंच सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस साल, जिस साल आपने ये एग्जाम दिया है, ठीक है, या फिर विद इन 3 इयर्स, क्योंकि गेट की वैलिडिटी होती है 3 इयर्स, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो CSIR में जैसे अभी पर्टिकुलर इस साल जॉब निकली है, तो हाँ बिल्कुल आपका लक है कि आपने अगर इस साल जॉब निकली है, इफ, ठीक है, तो यहाँ पर आप उस गेट 2021 से उसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उस साल अपॉर्चुनिटीज निकाल रही है, उस साल वैकेंसीज निकाल रही है, तो ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ईयर पर, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ निकलती हैं उन कंपनीज की, वैकेंसी के बेसिस पर वो कट ऑफ निकालती हैं, और कट ऑफ के बेसिस पर आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थर्ड अपॉर्चुनिटी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर अगर हम बात करें गेट से, तो गेट से हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमारी टेक्निकल है,
टेक्निकल इन द सेंस कि जो आपने बीटेक किया वही आपने एमटेक में पढ़ा, उसी के रेस्पेक्ट में जो आपने पीएसयूज में जॉब करनी चाहिए तो वो आपने पर्टिकुलर वैसे ही पीएसयू पकड़ी जो कि आपकी ब्रांच के रिलेट कर रही है और आप एज ए भी उसी रिलेशन में बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप रिसर्च ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फोर्थ, तो फोर्थ इट इज द मैनेजमेंट रिलेटेड, इट इज द मैनेजमेंट रिलेटेड जो हमारी नीटी मुंबई है, नीटी मुंबई उसमें आपको पीजी कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा बेसिकली पीजी कोर्सेज, आपको पीजी कोर्सेज इन मैनेजमेंट की डिग्री मिलती है, आपको पीजी कोर्सेज इन मैनेजमेंट मिलेगा। ये जो मैनेजमेंट है जैसे कि पीजी कोर्सेज इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। लाइक दूसरा जो हमारे पास एक कोर्स आता है वो आपका आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये नीटी मुंबई में आपको गेट का एक वैलिड स्कोर अगर है, ठीक है, जो उनकी कट ऑफ है उसके बेसिस पर अगर आपका वैलिड स्कोर है तो आप मैनेजमेंट लाइन में भी जा सकते हैं थ्रू द गेट आप मैनेजमेंट लाइन में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर रखिएगा कि गेट से हमारी ये सब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज एकदम क्लियर रहनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम वो एग्जाम क्यों लिख रहे हैं। बस एग्जाम लिख रहे हैं क्योंकि दोस्त लिख रहे हैं, क्योंकि साथ के लिख रहे हैं, नहीं भाई, एग्जाम क्यों लिख रहे हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मिथ्स जो है आपके माइंड की वो क्लियर होनी चाहिए, मिथ्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको कि अभी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्लियर हुई होंगी, हाँ, कि गेट एक सिंपल एग्जाम से, एक अकेले एग्जाम से आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बस आपने गेट क्वालिफाई किया तो आपकी जॉब लग गई ना, पहली एकदम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिड स्कोर होना चाहिए आपका उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज की बात हुई, गेट में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है उसकी बात हुई। अब हम फर्दर बात करेंगे गेट 2021 को कौन कंडक्ट कर रहा है और बेसिकली क्या क्या चीजें हमने चेंजेस में देखनी है, ठीक है। तो गेट 2021 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। मेजर चेंजेस की बात करेंगे, ठीक है, मेजर चेंजेस की बात करने वाले हैं हम कि क्या क्या मेजर चेंजेस गेट में हुए हैं। और जो हमारी चेंजेस से पहले भी हम बात करेंगे जो हमारी बेसिकली अप्लाई करने की जो कंडीशंस हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं चेंजेस के बारे में, गेट 2021 में क्या चेंजेस हुए हैं। बेसिकली हम चेंजेस को बेसिकली यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कुछ स्टेप्स में, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, चेंजेस ऑफ पैटर्न, ठीक है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, और साथ में बात करते हैं सिलेबस के चेंज, ठीक है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन क्वालिफिकेशन। तो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो क्वालिफिकेशन में आपको कोई मिथ ना रहे, ठीक है। इसलिए आपको जरूरी है जानना कि क्वालिफिकेशन इस साल किस तरह से चेंज हुई है गेट 2021 में, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ गेट 2021 में, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन में चेंजेस है, ठीक है, वो ये है कि थर्ड ईयर स्टूडेंट कैन अप्लाई, ठीक सर, अप्लाई, ठीक। तो बेसिकली जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो थर्ड ईयर स्टूडेंट अब 2012 से पहले, ठीक है, 2012 से पहले अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर स्टूडेंट एग्जाम को दे सकते थे, ठीक है। बट आफ्टर दैट थर्ड ईयर स्टूडेंट को ब्लॉक कर दिया गया, वो एग्जाम नहीं दे सकते थे, सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर और पास आउट दे सकते थे, ठीक है। बट अब गेट 2021 में सबसे पहली बात कि गेट 2021 को कंडक्ट करा रहा है, गेट 2021 को कंडक्ट करा रहा है IIT बॉम्बे, ठीक है। IIT बॉम्बे यहाँ पर गेट 2021 को कंडक्ट करा रहा है। तो जो चेंजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू IIT बॉम्बे हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हर साल एक इंडिविजुअल IIT और ISC, ठीक है, ये गेट को कंडक्ट कराते हैं, हर साल ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अब पर्टिकुलर जिस साल चेंजेस हो रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग माने जाते हैं कि IIT बॉम्बे ने ये चेंज किया, ठीक है। तो IIT बॉम्बे ने जो इस बार सर्कुलर निकाला, जो नोटिफिकेशन निकाला, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। अगर आप ऐसे ही 2020 के हिसाब से अगर आपने एग्जाम दिया है और आप ऐसे ही चले गए ना, तो भाई आपको भले से सिलेबस में दिक्कत ना आए क्योंकि आप इतना पढ़ चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। बट जो इन्होंने इस बार ऐड किया है, क्या MSQ, जो इन्होंने MSQ यहाँ पर ऐड किया है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसमें हालत खराब हो जाएगी,
ठीक है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझिएगा, ठीक है, समझिएगा बिल्कुल, एक एक स्टेप को मैं क्लेरिफाई करूंगा, एक एक स्टेप को मैं क्लेरिफाई करूंगा, ठीक है, उस चीज को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली चीज होती है एग्जाम को सीधा जाके बस लिखना नहीं होता, एग्जाम को तैयार करने के लिए पहले उसका पैटर्न, उसका प्लान बनाना चाहिए, और प्लान के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप बैटल किसके साथ करने जा रहे हैं। उसके लिए कहते हैं ना कि ये यहाँ पर एनिमी तो नहीं है, बट अगर हम बात करें कि ये एक युद्ध स्तर की तैयारी है, युद्ध स्तर की, तो युद्ध स्तर में आपको एनिमी के बारे में पता होना चाहिए। मैं इसे एनिमी नहीं बोलूंगा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एनिमी के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ अगर उसकी ये कमजोरियां हैं, ये उसमें अच्छाइयां हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उन चीजों को देख के चलना है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए गेट 2021 में क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ थर्ड ईयर स्टूडेंट कैन अप्लाई, साथ में ऐसा नहीं है कि फोर्थ ईयर नहीं कर सकते, फिर तो फोर्थ ईयर भी कर सकते हैं, साथ में पास आउट स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। फोर्थ ईयर एंड पास आउट दे कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है, थर्ड ईयर स्टूडेंट, ठीक है, ये इस बार मेजर चेंज है, ठीक है। दूसरी बात ये मान लीजिए एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज दैट कि अगर मैं बात करता हूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट कोई भी नहीं है यहाँ पर, एज लिमिट नो लिमिट, ठीक है, यहाँ पर कोई भी उन्होंने एज लिमिट की बात नहीं की है, एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, आप कितने भी एज के हो आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, क्योंकि सबसे पहले हमारे माइंड में कहीं ना कहीं यही आता था, याद कीजिए जब आपने IIT JEE का एग्जाम दिए थे, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स से आपने बहुत ज्यादा खेला था, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पर होते थे, ऐसा नहीं है कि आप 12th के बाद बस IIT JEE के एग्जाम देने लग गए, ऐसा नहीं है, एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं गेट की बात करूँ तो सबसे पहला मिथ होता है कि नहीं गेट के हम कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पर अनलिमिटेड, आप यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, क्योंकि एज लिमिट भी नहीं है, तो एज लिमिट भी नहीं होने के बाद अनलिमिटेड हो चुके हैं, ठीक है, आप कितने भी एग्जाम्स दे सकते हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितनी बार भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। गेट को एग्जाम को देना, गेट एग्जाम को लिखना एक अलग चीज है, और पीएसयूज में एनरोल होना, पीएसयूज में गेट इनटू होना एक अलग चीज है। एमटेक आपके लिए, एमटेक के लिए यहाँ पर एज लिमिट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एमटेक के लिए एज लिमिट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, एमटेक के लिए एज लिमिट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बट पीएसयूज की एज लिमिट हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने 40 या 45 में आपने गेट लिखा, ठीक है, अपनी एज में, और ठीक है, और IOCL वालों ने आपको बुला लिया ना, हर एक पीएसयूज की अपनी एक इट्स ओन, ठीक है, इट्स ओन एज लिमिट, ये आपको उनके नोटिफिकेशन में मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको जनरली 30 या 25 भी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, बट अगर मैं मान के चलूं कि 25 से 30 के बीच में मेजोरिटी कंपनीज अपना एग्जाम्स के थ्रू उनका एनरोल करना वो बंद कर देती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि गेट ऐसा नहीं है कि आपने आज यहाँ समझा उसके 10 साल बाद लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, क्यों, क्योंकि आपको जहां तक जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पीएसयूज पर ही जाने के लिए गेट को लिखते हैं, वो जॉब उन्हें लेनी है इसलिए वो गेट को लिखते हैं। हाँ, आप एमटेक के लिए कोई इश्यू नहीं है, आप एमटेक कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं वो हर एक बेसिकली यूनिवर्सिटी के हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी आती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम वहां पर एनरोल होते हैं, ठीक है, पहली चीज, ठीक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड, नंबर एज लिमिट नो लिमिट है, बट गेट एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ अपीयर करने की, बट उससे जो फायदे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनमें आप गेट इनटू कर सकते हैं क्या, वो चीज डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको वहां पर टाइम दिया कि आपको पहले गेट समझना चाहिए, आपको पहले गेट समझ में आना चाहिए कि गेट क्या है, उसके बाद ये समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पर अब हम पीएसयूज पर या एमटेक पर किस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से लड़ाई कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात हो गई। अगर मान लीजिए आप जैसे कि फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप ये सोचते हैं कि यार होता है बिल्कुल ऐसा होता है कि बंदा भले से ही बीटेक में इतना अच्छे से ना पढ़ा हो, बट वो गेट निकाल ले जाता है, ईएससी निकाल ले जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बाद में थोड़ा सा अकल आती है, जबकि उनके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बैकलॉग चल रहे होते हैं। तो गेट ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि बैकलॉग का कोई इश्यू नहीं आएगा, नो इश्यू, ठीक है। बस साथ में क्या करना होगा, एक आपके जो डायरेक्टर हैं या आपके जो बेसिकली एचओडी हैं उनकी परमिशन चाहिए होती है, बस, ठीक है। उसके बेसिस पर आपको कहीं ना कहीं वो जो चीज है वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाती है, कोई इश्यू नहीं आता, गेट का एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। जो आप ये सोचते हैं कि बैकलॉग हमारा है और हम क्या गेट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डिपेंड करता है कि किस बार गेट ने किस तरह से
आपसे वो जो फॉर्मेट है वो मांगा हुआ है, ठीक है। और बेसिकली जब आप वहां पर इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तब आपको किस तरह से वहां पर वो फॉर्मेट मांगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बैकलॉग का नो इश्यू मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पर बैकलॉग का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बस जो उनकी नोटिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग ही आपको उस तरह से काम करना होता है, ठीक है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन का अपना वेरियस तरीका होता है कि किस तरह से वो आपसे बैकलॉग के बारे में बात करें, ठीक है। तो बात ये हुई, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर परसेंटेज इन बीटेक, नो मैटर, परसेंटेज इन बीटेक ये क्या है, मैटर नहीं करती, इट डज नॉट इफेक्ट, ठीक है। ऑन द appearing of gate, परसेंटेज आपकी कितनी भी हो, ऑब्वियस है पास होगे तभी तो आपकी परसेंटेज बनेगी ना। अब पास ही नहीं होगे तो वो आपकी यूनिवर्सिटी है जिससे आप बीटेक कर रहे हैं वही आपको यहाँ पर क्लीन चिट नहीं देगी तो आप गेट में कैसे जा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती, परसेंटेज आपकी चाहे कितनी भी हो, आप बस पास होने चाहिए। और यहाँ पर आपकी कोई परसेंटेज बेसिकली यहाँ पर एक लोअर लिमिट नहीं है। आप अपीयर गेट कर सकते हैं, वर्ड ध्यान देना, अपीयर गेट कर सकते हैं। अब मैटर करता है पीएसयूज में जाना। अब आपको फिर से देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पीएसयू ने कितनी मिनिमम परसेंटेज मांगी हुई है, मार्क्स परसेंटेज मांगे हुए हैं आपके बीटेक में। थ्रू आउट दी कोई आपकी जो कंपनीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ऐसी भी होती है जो कि थ्रू आउट दी सेमेस्टर आपके 60% से ऊपर मांगती है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अपनी नोटिफिकेशन निकालती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपको जाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। पता लगा कि आज ही कोई 45% वाला स्टूडेंट ये सोचने लग जाए कि नहीं मैं तो गेट को अच्छे से वैलिड स्कोर लेके आऊंगा, ये है वो है, बट उसको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। जो पीएसयूज हैं उसमें कुछ पीएसयूज ऐसी हैं जो परसेंटेज पर ध्यान नहीं देती हैं। एमटेक में परसेंटेज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दे रहे हैं, बट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं। तो उन चीजों को भी आपको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। उन चीजों को भी आपको क्लियर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर परसेंटेज बहुत कम है और उसके बाद भी आप सारी पीएसयू में बैठ पा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात, परसेंटेज क्लियर हुआ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हमने ये बात की। उसके बाद अगर मैं बात करूं वैलिड स्कोर कार्ड की, वैलिड स्कोर कार्ड मैंने आपको बताया एक स्कोर कार्ड आता है जो कि आपको 1000 रेंज के अंदर आपको मिलता है वो स्कोर कार्ड। तो वैलिड स्कोर कार्ड जो हमारे होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है, जो आपकी वैलिडिटी होती है स्कोर कार्ड की बेसिकली वो होती है 3 ईयर। वो इस बार दी हुई है 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स। 2 ईयर्स भी रहती थी गेट के स्कोर कार्ड की, 1 ईयर भी रहती थी, यहाँ पर 2 ईयर भी रहती थी। अब यहाँ पर 3 ईयर है इस बार, मतलब सॉरी ये पर्टिकुलर हर साल वो देते हैं अपने नोटिफिकेशन में किस साल कितनी गेट स्कोर रहने वाला है, वैलिड रहने वाला है। तो इस साल उनके नोटिफिकेशन में आया 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 ईयर्स का जो आपका गेट स्कोर है वो वैलिड रहने वाला है। मतलब थर्ड ईयर वालों के लिए अगर देखा जाए तो थर्ड ईयर में उनका वैलिड स्कोर है, ठीक है। थर्ड ईयर से फाइनल ईयर में जब कंप्लीट होगा तो वैलिड है, उससे नेक्स्ट ईयर वैलिड है, उससे नेक्स्ट ईयर। तो 3 साल उनके पास हैं थर्ड ईयर में जिनके पास वो वैलिडिटी है एमटेक को परस्यू करने के लिए, ठीक है। एमटेक को परस्यू करने के लिए पीएसयूज का डिपेंड करेगा कि पीएसयूज सिर्फ और सिर्फ उसी ईयर को वैलिडिटी देती है, उसी ईयर को। बट ऐसा नहीं है कि सारी पीएसयूज उसी साल वैकेंसी निकाल रही है, हो सकता है वो अगले साल निकालेंगी तो आपका स्कोर वैलिड होगा, ठीक है। वो अपने नोटिफिकेशन में हाईलाइट किए रहेंगी कि 2020 वैलिड है, 2021 वैलिड है, वो इस तरह से वहां पर नोटिफाई किए रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है वैलिडिटी से रिलेटेड स्कोर कार्ड की, ठीक है। तो यहां तक हमने बात की क्वालिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम डेट्स की। यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, आपने सब कुछ नोट्स वोट सब कुछ कर रखा है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, बट यार आप फॉर्म ही नहीं भरते तो भैया वैलिडिटी कैसे आएगी आपकी, उस स्कोर कार्ड को अचीव करने की वैलिडिटी आएगी कैसे, जब आप उस बैटल को लड़ने ही नहीं जा रहे हो और सोच के बैठे हो कि बस मैं तो पास हो जाऊंगा। भाई पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, और बच्चे स्टूडेंट यही करते हैं कि बिल्कुल लास्ट डे पे भरते हैं। अरे भाई आपको इतने पहले बताया जा रहा है, एक मंथ पहले बताया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद भी आप लास्ट डे पे भरेंगे। भाई ये गलतियां मत किया करो, ठीक है। तो इसीलिए गेट वाले भी, आईआईटी वाले भी
समझदार तगड़े होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने आपसे लेट फी भी रखी हुई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि 14 सितंबर से, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं आप में से कितने यहाँ पर 14 सितंबर को ही फॉर्म भरते हैं, ठीक है। 14 सितंबर से यहाँ पर ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। 13 सितंबर को बेसिकली 13 सितंबर को विदाउट लेट फी एक तरह से रजिस्ट्रेशन क्लोज है, बट इफ गलती से अगर आप रह जाते हैं, इंजीनियर्स होते हैं ना कहीं एक दूसरा तरीका निकाल लेते हैं, तो वो तो वैसे भी यार इंजीनियर्स के गुरु हैं, समझ रहे हो ना, आईआईटी है, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे या जो पर्टिकुलर पिछले साल भी इसी तरह का रहा था, तो यहाँ पर क्या देते हैं वो आपको, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई सर्वर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो सीधा उन्होंने किया हुआ है 14 से 30 काम खत्म, इसमें भर लो तो भर लो, नहीं तो क्लोज हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन। बट उन्होंने क्या किया हुआ है, 7 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है 7 अक्टूबर से, 30 से 7 तक भी आपके रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे और 7 को क्लोज हो जाएंगे फाइनली विद लेट फी। ऐसा नहीं है कि आपको 30 तारीख के बाद अगर आप भरते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा लेट फी, ठीक है, लेट फी लगेगी। बट हाँ, आपको एक चांस मिल रहा है, क्योंकि इंजीनियर्स होते ही ऐसे हैं, लास्ट में जागते हैं ना, ठीक है। और मेजोरिटी आप में से ही लेट फी के साथ भी भरेंगे फॉर्म को, ठीक है। तो प्लीज ऐसी चीजें मत करना, ठीक है। उसके बाद इस बार जो एडमिट कार्ड आएगा वो 8 जैन को आएगा, 2021 को 8 जैन को आएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। इसका भी एक अलग क्रेज होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स में। उसके बाद 8 जन को एडमिट कार्ड, क्यों? क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं एक ये चीज आती है कि शिफ्ट हमें पता लग जाती है कौन से शिफ्ट में, यह अलग ही क्रेज है। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में, अरे मॉर्निंग शिफ्ट वाला अच्छा हो जा रहा है यार साहब, ठीक है। अगर वो इवनिंग है, अबे यार ठीक है यार मैं अच्छे से सो जाऊंगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इसका एक अलग क्रेज होता है और आप वो क्रेज को फील भी करोगे, ठीक है, कि कौन सा S1 है, S2 है, कौन सा वाला शिफ्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम डेट है ड्यू टू, अब आप एक चीज देख सकते हैं, जब थर्ड ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात एक जो चीज है, चेंज इन जो हमारे ये जो पैटर्न में जो चेंज हुआ है, उसमें एक चीज और आई है कि एप्लीकेशन में हम अब जो दो ब्रांचेज हैं, उन चीज को भी हम अचीव, दो ब्रांचेज हैं उनके थ्रू भी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, गेट को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ने वाले हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने वाले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर गेट ने, यहाँ पर आईआईटी ने क्या सोचा हुआ है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे एग्जाम हुआ करता था गेट का, इस बार फ्राइडे भी है। तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 5th, 6th एंड 7th फेब को एक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक भी चलेगा, 6 दिन चलने वाला है इस बार, जनरली 4 दिन हुआ करता था, अब 6 दिन चलने वाला है। तो यहाँ पर 5th, 6th, 7th एंड फिर रेस्पेक्टिवली 12th, 13th एंड 14th, ठीक है। तो ये जो है ये एग्जाम की डेट है, अब क्या है कि ये जो एग्जाम की डेट है इसको याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसे रफ करने के बाद कुछ ना कुछ आपसे बोलने वाला हूँ, कुछ ना कुछ आपसे बात करने वाला हूँ, कुछ एक तरह से एप्लीकेशन को भरने के लिए। एप्लीकेशन आपको ऐसे ही अंधे होकर नहीं भरनी है, डायरेक्टली नहीं भर देनी है कि ब्लाइंड होकर एकदम भर दिया बस काम खत्म, ठीक है, नहीं। क्योंकि एक चीज उन्होंने ऐड की है, एक मेजर चेंज किया है। मेजर चेंज इसमें हुआ क्वालिफिकेशन में थर्ड ईयर स्टूडेंट, ठीक है, मेजर चेंज हुआ क्वालिफिकेशन में थर्ड ईयर स्टूडेंट, ऐसे ही मेजर चेंज हुआ है एप्लीकेशन में। उस एप्लीकेशन को भी हम देखेंगे, अभी बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमने डेट्स की बात की, तो ये है हमारा एग्जाम डेट्स, ये है हमारी एग्जाम डेट्स, ठीक है, ये हमारी एग्जाम डेट्स, ठीक है। इसमें भी शिफ्ट चलेंगी, ठीक है। और साथ में जो हमारे पास 22 मार्च को ये है आपका फाइनल डेस्टिनेशन, हाँ, ये है आपकी फाइनल डेस्टिनेशन, क्योंकि इस दिन आएगा आपका रिजल्ट ऑफ गेट, ठीक है, रिजल्ट ऑफ गेट 2021, ठीक है। ये अनाउंस होने वाला है 22 मार्च को। तो भैया ये डेट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन या तो आप रोओगे या हंसोगे, ठीक है। वैसे भी आप इसी दिन डिसाइड कर लोगे कि हाँ आप रोने वाले हो या हंसने वाले हो, ठीक है, क्योंकि ये टाइम भी कहीं नहीं गया, ये टाइम भी 100% आएगा। और इसको आने के लिए आपके पास अभी बहुत ज्यादा एक प्लेंटी ऑफ टाइम है, और इस टाइम में आप इजीली एक अच्छा वैलिड स्कोर, एक गुड स्कोर अचीव कर सकते हैं। बट देखते हैं ना, कहते हैं ना कि जो सोता रहता है वो बस खोता रहता है। तो अगर आप सोते रहेंगे तो आप खोते रहेंगे, चाहे वो 7th हो, चाहे वो 14th फेब हो, चाहे वो 22 मार्च हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पर, ठीक है। बट हाँ, अगर आप आज ही जाग गए ना, आज से ही अगर आप जाग जाएंगे
तो आपको 101% इस दिन जो खुशी मिलने वाली है ना, जो इस दिन आपको खुशी मिलने वाली है, उसका आज से इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आपको। समझिएगा, आज अगर आप जाग जाते हैं, आज से आप ये सोच ले कि हाँ मैं ये गेट कर सकता हूँ, ये 2021 कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ईएस ने, इंजीनियर सक्सेस ने एक प्लान किया है, क्योंकि कोरोना है ऑब्वियस है, तो इसके साथ साथ हम ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर ही हैं। तो यहां पर अभी ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ईएस ने क्या किया हुआ है, सितंबर के फर्स्ट वीक से ही, सितंबर के फर्स्ट वीक से ही आपको एक न्यू कोर्स एनरोल किया जा रहा है, आपको एक न्यू कोर्स दिया जा रहा है, जो है गेट 2021, जो है गेट 2021। और इस गेट 2021 में सिर्फ और सिर्फ गेट की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ गेट की बात होगी। यहां पर ईएससी से रिलेटेड चीजें नहीं बात की जाएगी, यहां पर ऑन द मार्क जो हम बात करते हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बात होगी, पर्टिकुलर क्वेश्चन और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की बात होगी, जो कि गेट में आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए, बिल्कुल भी टाइम को एक तरह से यूजलेस नहीं बनाते हुए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गेट 2021 पर फोकस करते हुए ये बैच होने वाला है। ठीक है, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर, सारे कॉन्सेप्ट गेट 2021 के यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, एक फुल फ्लेज्ड आपको यहाँ पर एक अच्छे से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको गेट 2021 की तैयारी करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, साथ में हमारा गेट 2021 का, सॉरी गेट 2022 का, ठीक है, एक कोर्स चल रहा है जिसे हमने नाम दिया है आरंभ। ठीक है, ये जो आरंभ है, ठीक है, ये आरंभ है 2022 का। ठीक है, इस 2022 में हम एक तरह से लेके चल रहे हैं फाउंडेशन, एक तरह से हम लेके चल रहे हैं फाउंडेशन कोर्स। और इस फाउंडेशन कोर्स का जो मेन मोटिव है वो आपको सिर्फ और सिर्फ गेट क्वालिफाई कराना नहीं है, साथ में आपको ईएस बनाना भी है। ईएस में आप ईएस बन के ही रहेंगे, ये निश्चित है। गेट 2022 जो है वो आरंभ जो है हमारा, वो आरंभ जो है वो बेसिकली गेट एंड ईएससी दोनों पर फोकस करते हुए चल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एकदम फाउंडेशन, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं आपको 2022 में, ठीक है, वो एकदम बेसिक नॉलेज के साथ लेके चल रहे हैं, एकदम बेसिक चीजें, जितना भी सोच सकते हैं ना उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें इसमें कवर की जाती हैं, सारी की सारी। क्यों? क्योंकि ईएससी का एक वास्ट सिलेबस होता है, एक बहुत ही वैरायटी होती है उसके सिलेबस में। ठीक है, हाँ डेप्थ नहीं होती, डेप्थ गेट में है, इसीलिए उस सिलेबस में चाहे आप सोम की बात करें, चाहे आप थर्मो की बात करें, चाहे आप एफएम की बात करें, ठीक है, सभी सब्जेक्ट, चाहे आप कंट्रोल सिस्टम, चाहे आप नेटवर्क, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, आपको सारे सब्जेक्ट का एकदम निचोड़ मिल रहा है, एकदम निचोड़ मिल रहा है। ठीक है, ये फुल फ्लेज्ड कोर्स आपको 2022 गेट के लिए और ईएससी के लिए आपको दिया जा रहा है। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ गेट 2021 के लिए सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जबकि गेट 2022 के लिए हमारा जो आरंभ कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। और आप ज्यादा लेट ना करते हुए आप उसको जल्दी से एनरोल करें और अचीव करें। ठीक है, अपनी सक्सेस को अचीव करें, क्योंकि साथ में आपको फाइनली सिर्फ और सिर्फ गेट में पीएसयूज नहीं, इसकी तो लाइन लग जाएगी आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ईएस पर फोकस करना है, क्योंकि एज ए गजेटेड ऑफिसर उसके अलग ही स्वैग है और अलग ही एक तरह से आपकी जो आत्मसंतुष्टि है वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारा कोर्स रहेगा वो 2021 को फोकस करते हुए चलेगा, जबकि ये हमारा आरंभ एकदम फोकस करता है फाउंडेशन को। कि अगर हम बात कर रहे हैं सोम की, तो उसमें सोम में क्या हो रहा है, बेसिकली आपको सोम बिल्कुल ओपन होके आ जाएगी आपके सामने कि हाँ बेसिकली सोम में आप कहीं पर भी किसी भी तरह का क्वेश्चन लेके चलेंगे, आपको वो 101% आप उस चीज को कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आप कोई सा भी क्वेश्चन लेके चलेंगे वो आप कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम में आप कुछ भी क्वेश्चन लेके चलेंगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हम इस जो हमारा ये कोर्स कंटेंट होगा उसमें क्या होगा कि जो गेट में पूछा जाएगा हम उस पर ही फोकस करेंगे, बट हाँ जितना गेट में पूछा जाने वाला है वो हम 100% कंप्लीट करते हुए चलने वाले हैं, ये निश्चित है इसके लिए। हाँ, बट ईएससी वाला जो सब्जेक्ट है वो इसमें कवर नहीं होगा, ईएससी वाला जो पोर्शन है वो इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है, ईएससी वाला पोर्शन किसमें कवर होने वाला है, इसमें। बात क्लियर है, ईएससी वाला कवर होने वाला है इसमें। तो ये जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इस चीज को आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की एग्जाम डेट्स की, और अब आपको हैप्पी होना है या सैड होना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको हैप्पी होना है या सैड होना है, लाइफ लॉन्ग सैड रहना है, तो ठीक है इन चीजों को भूल जाइए, ठीक है इन चीजों को भूल जाइए, अपॉर्चुनिटीज को भूल जाइए। ठीक है, सैड रहिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी और लाइन में जाइए कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। बट अगर आपको इस दिन को अपना बनाना है, इस दिन को अगर आपको अपना बनाना है, इस लाइफ को अगर जीना है कि हाँ यार 22 मार्च को जो मेरा रिजल्ट रहने वाला है ना भाई वो टॉप 100 में रहने वाला है, टॉप 10 में रहने वाला है, बस अगर आपको ऐसा सोचना है, अगर आपको रियल में ऐसा करना है, सोच एक अलग चीज है, रियल एक अलग चीज है। अगर आपको रियल में उस दिन को जीना है तो आपको इस चीज को, अपॉर्चुनिटी को गैदर करना होगा। अगर यहाँ पर 22 मार्च की बात करूं तो यहाँ ये 2022 जो कि थर्ड ईयर में है, अगर वो यहाँ पर फाउंडेशन की बात करते हैं तो वो फाइनली कहीं ना कहीं 2022 में EAC एंड गेट को अच्छे से अचीव करने वाले हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो फाउंडेशन कोर्स कर रहा है वो कहीं ना कहीं 2021 में कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन सब्जेक्ट्स को गेट के साथ ही तो लेके चल रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पर टाइमिंग ज्यादा है, यहाँ पर टाइमिंग बहुत ही कम रहेगी। बट इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गेट का मिलेगा, इसमें आपको फाउंडेशन है, सब कुछ एकदम ओपन बुक की तरह मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज क्लियर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट पर कि चेंजेस इन एप्लीकेशन क्या क्या हुई हैं। चेंजेस इन एप्लीकेशन क्या क्या हुए हैं हम उसको अब थोरोली देख लेते हैं कि बेसिकली एप्लीकेशन में क्या क्या चेंज हुए हैं। ठीक है, अच्छे से समझते हैं उन चीजों को। ओके, नाउ अब देखते हैं एप्लीकेशन में चेंजेस की। चेंजेस इन एप्लीकेशन जो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, जो हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, ठीक है, एप्लीकेशन को जो हम फिल करने वाले हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं उन चीजों को चेक करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही मेजर चेंजेस है, मेजर चेंजेस। पहले तो आप एक चीज देखिएगा कि कुछ इस बार पेपर्स ऐड हुए हैं, 2 पेपर्स ऐड हुए हैं, यहाँ पर 2 पेपर्स ऐड हुए हैं। कौन कौन से पेपर्स ऐड हुए हैं उस चीज को देख लेते हैं। पहला पेपर ऐड हुआ है एनवायरमेंट साइंसेस एंड इंजीनियरिंग, ये एक पेपर है, इसे ES इन्होंने एब्रीविएट किया है। ठीक है, और साथ में दूसरा है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, इसे XH एब्रीविएट किया है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर को ME बोल देते हैं, सिविल इंजीनियरिंग को CE बोल देते हैं, कंप्यूटर साइंस को CS बोल देते हैं, तो ऐसी इसी तरह से एब्रीविएशन है। ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पर एक फायदा हुआ है। ठीक है, अगर मैं ह्यूमैनिटीज के बारे में बात ना करके, क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिकली कोर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, कोर ब्रांचेस की, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग ये जो ऐड हुआ तो इसका फायदा लगने वाला है आपको, जो कि सिविल इंजीनियर है, उन्हें फायदा लगने वाला है इस सब्जेक्ट के ऐड होने का, इस पेपर के ऐड होने का। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए। ठीक है, अभी बात करेंगे किस तरह से। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज की बात करते हैं। सेकंड चेंज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है आपके लिए, ठीक है, और जिससे कंपटीशन भी बढ़ने के चांसेस है। कंपटीशन इन द सेंस कि आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं गेट को, इसीलिए आपके कहीं ना कहीं जो 3 डेट हैं आपकी 5th 6th 7th एंड 12th 13 14, ठीक है, वो जो इतने ज्यादा स्लॉट बनाए गए हैं, ठीक है, इतने ज्यादा स्लॉट्स बनाए गए हैं, वो बेसिकली इसी की वजह से बनाए गए हैं कि जो सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट क्या है कि अब से स्टूडेंट, ठीक है, अब से स्टूडेंट कैन अपीयर in maximum 2 पेपर्स। ये चीज ध्यान रखने की है कि यहाँ पर 2 पेपर्स में वो मैक्सिमम अपीयर कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों ही पेपर मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को, ऑल स्टूडेंट्स को 2 पेपर ही देने हैं, ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो 1 पेपर में एनरोल करो, आप चाहे तो दोनों में कर लो, आपकी मर्जी है। बट हाँ, मैक्सिमम 2 है, 3 में नहीं कर सकते, ना ही ऐसा फिक्स है कि आप 1 में ही करोगे। ठीक है, आप 1 में भी कर सकते हो, आप 2 में भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, अब मैक्सिमम 2 पेपर्स में हम एनरोल कर सकते हैं। तो अब ये कैसे आइडिया होगा कि बेसिकली कि इस दिन हमने 2 ब्रांचेस को, 2 पेपर्स को चूज किया। भाई सिविल इंजीनियरिंग का भी एक पेपर हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी एक पेपर हुआ, तो इसी के लिए कुछ प्राइमरी पेपर एंड सेकेंडरी पेपर्स की बात की गई है। कुछ प्राइमरी पेपर्स एंड सेकेंडरी पेपर्स की बात की गई है, इनको देखते हैं। कुछ प्राइमरी पेपर्स एंड सेकेंडरी पेपर्स की बात की गई है, ठीक है, उनको देखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी पेपर्स की बात की गई है, उनको देखते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम ये भी आउटकम निकाल सकते हैं कि जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कोर ब्रांचेस की, मैं यहाँ पर अपनी कोर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सभी के सभी पेपर्स पर एनालिसिस नहीं किया। ठीक है, कोर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमारी मैकेनिकल, सिविल, CS, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इन सारी ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो प्राइमरी पेपर्स में अगर मैं बात करता हूँ, तो प्राइमरी पेपर्स में बेसिकली हमारे पास कुछ पेपर्स है
जो कि नोटिफाइड है इस बार, उनको देखेगा कि अगर मैं बात करता हूँ ये सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है, सीई सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी पेपर है, अब यहाँ से आप एक आउटकम निकाल सकते हैं, यहाँ से आप एक आउटकम निकाल सकते हैं क्या, कि जो प्राइमरी पेपर्स की डेट होंगी वो सेकेंडरी पेपर्स से उम्मीद है अलग ही होगी, क्योंकि जब उन्होंने 2 पेपर्स को रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम डेट आएगी, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपको स्पेसिफिक रहेगा कि हाँ इस दिन आपका ये वाला एग्जाम है, उस दिन आपका वो एग्जाम है जो कि आपने साथ में सेकेंडरी पेपर में भरा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्लैश तो करेगा नहीं, तो क्लैश नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इन सबकी डेट्स अलग अलग होने वाली हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि आपके पास ऐड हुआ है ईएस, इस वजह से आपको 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। तो 2 अपॉर्चुनिटीज किस किस तरह से हैं कि एक आप एआर एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग, इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पेपर को भर सकते हैं। दूसरा ईएस, ठीक है, ये एनालिसिस है, ठीक है। अब आप ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ सिविल इंजीनियर इन दोनों चीजों में जा सकते हैं, ठीक है। ये एक एनालिसिस है क्या, कि यहाँ पर इन्वायरमेंट, जो अभी आपने नाम लिखा हुआ है ऊपर, इन्वायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिविल अगर एक स्लॉट में पड़ता है तो ये हो सकता है अगले हफ्ते पड़े, या फिर ये पहले हफ्ते में पड़ता है तो ये नेक्स्ट हफ्ते पड़ेगा, इस तरह का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल, सिविल के बाद अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो बेसिकली मैकेनिकल और प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं, इनके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूं, तो यहां पर इनके लिए एग्जाम हो जाएगा XE, इसके लिए भी XE, ठीक है, और इसके लिए भी XE बेसिकली क्या है, XE है बेसिकली इंजीनियरिंग साइंसेस। पहले तो क्योंकि आप एक ही एग्जाम भर सकते थे, एक ही पेपर भर सकते थे, इस वजह से आपके पास चाहे कितने भी क्यों ना एग्जाम्स हो रहे थे पैरेलली, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल का एग्जाम हो रहा है, सिविल का एग्जाम हो रहा था, उनके साथ में पैरेलली कुछ और भी एग्जाम्स चलते रहते थे, ठीक है, मतलब पेपर्स चलते रहते थे अलग अलग ब्रांचेस के। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग साइंसेस एक ऐसा एग्जाम था जो कि मैकेनिकल वाले और सिविल वाले ओप्ट कर सकते हैं। अभी बताता हूं मैं आपको कि इंजीनियरिंग साइंसेस एक बेसिकली इस तरह का एग्जाम है जिसमें कुछ अलग ही कहानी बुनी जाती है, एक अलग ही कहानी है, उस कहानी को हम देखेंगे इसके बाद उस कहानी को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन वाले भी इंजीनियरिंग साइंसेस को लेके चल सकते हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर, तो आप मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ी छोड़ते, आप क्या करते, इंजीनियरिंग साइंसेस से गेट का एग्जाम डालते, नहीं ना, आप मैकेनिकल से तो गेट का एग्जाम डालते हैं ना। बट क्योंकि अब 2 अपॉर्चुनिटी आपके पास, क्योंकि अब 2 एग्जाम आप लिख सकते हैं, 2 पेपर आप दे सकते हैं, तो इसलिए इंजीनियरिंग साइंसेस आपके मैकेनिकल के लिए सुटेबल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, उसके बाद एनालिसिस देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए अगर मैं बात करता हूं, ईसी के लिए बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर रहेगा आईएन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, मतलब ईसी वाले आईएन को दे सकेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ईसी वाले फिजिक्स को भी ऑप्ट कर सकेंगे, फिजिक्स, ठीक है, ये एनालिसिस है, फिजिक्स को भी ऑप्ट कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ईई की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम बात कर सकते हैं आईएन की, कि वो आईएन का एग्जाम दे सकेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन का जनरली, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आईएन की, तो आईएन बेसिकली यहाँ पर ईसी, ईई एंड पीएच, ठीक है, अब डिपेंड करता है कि पीएच वो कब पड़ता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटीज में उस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस पार्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, ठीक है। उसमें अगर मैं बात करूं, सीएस बेसिकली उसमें अगर मैं बात करूं, तो वो मैथ्स को दे सकते हैं, मैथ्स को एज ए सेकेंडरी पेपर्स दे सकते हैं, मैथमेटिक्स को एज ए सेकेंडरी पेपर दे सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज क्लियर कर रहे हैं, कि जो हमारे पास ये एग्जाम है वो इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो ब्रांचेज हैं जो आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो बेसिकली इनसे रिलेट कर रहे हैं, तो आप ये सेकेंडरी पेपर में रख सकते हैं। अब ये सिंपल सी बात है, एक मैकेनिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग तो नहीं भरेगा ना, ठीक है। तो अब जब इन दोनों को आप भरोगे नहीं, तो ऑब्वियस है कि ये क्लैसिंग भी होगी वहां पर, जब एग्जाम टाइम रहेगा तो ऊपर से यहाँ पर क्लैसिंग भी रहेगी। कहीं ना कहीं वो इस तरह से इस बार रिसफल करेंगे कि वो 2 चीजें इजीली हम भर सके, हम इजीली उसमें गेट इनटू कर सके, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस है। उसके बाद
उसके बाद बात कर रहे हैं हम इंजीनियरिंग साइंसेस। ये इंजीनियरिंग साइंसेस एक बेसिकली एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है अभी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एप्लीकेशन की बात की कि एप्लीकेशन इस बार ऐसे ही नहीं कि ब्लाइंडली आपने फिल कर दिया, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम इस बार एंट्री किए हैं गेट में, और साथ में आप कितने एग्जाम्स को भर सकते हैं। आप 2 पेपर्स को भर सकते हैं और 2 पेपर आप कॉम्बिनेशन इस तरह का ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आगे के कॉम्बिनेशंस के बारे में देख सकते हैं, अपनी एनालिसिस कर सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहां तक हमने बात की अभी, ठीक है। उसके बाद बात रह गई है इंजीनियरिंग साइंसेस की। तो इंजीनियरिंग साइंसेस के बारे में थोड़ा समझिएगा। फॉर अ मैकेनिकल स्टूडेंट हम इंजीनियरिंग साइंसेस को थोड़ा सा और डेप्थ में समझ लेते हैं कि इंजीनियरिंग साइंसेस क्या है, किस तरह का ये एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है, किस तरह का ये एग्जाम पूछा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग साइंसेस की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इंजीनियरिंग साइंसेस की बात करता हूँ तो ध्यान देने की बात है इसमें, ठीक है। इसका कुछ पैटर्न है इंजीनियरिंग साइंसेस का, इंजीनियरिंग साइंसेस का कुछ पैटर्न है, उस पैटर्न को देखते हैं। इंजीनियरिंग साइंसेस का कुछ पैटर्न है, उस पैटर्न को देखते हैं। बेसिकली इसे हम XE पेपर बोल देते हैं, XE पेपर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा GA, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, जो जनरल एप्टीट्यूड है वो हमारा 15 मार्क्स का है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। उसके बाद ए है हमारा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स फिक्स है, कितने का, 15 मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा, इसका पैटर्न ही थोड़ा अलग है, समझिएगा इस चीज को। उसके बाद आपको टू सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होते हैं, 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होते हैं, और वो सारे ऑप्शनल हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कोई से भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, कोई से भी 2 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। उनकी लिस्ट में यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, उनकी लिस्ट यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ। बी, ए के बाद बी आया, ये तो कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है। इसका मतलब आपको 30 मार्क्स तो कंपलसरी हो गए मैथ्स और एफटी से करने के लिए, बट बाकी के जो 70 मार्क्स हैं वो क्या हुए, आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं, तो 35 इंटू 2, 35 मार्क्स का एक सब्जेक्ट, 35 मार्क्स का दूसरा सब्जेक्ट, और उसमें बी सब्जेक्ट है, मतलब बी सी डी इस तरह से आपको सब्जेक्ट लिस्ट दी हुई है। तो बी सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सी है मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस, डी है सॉलिड मैकेनिक्स, सोम जिसे जनरली बोल देते हैं हम, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली। ई है थर्मोडायनेमिक्स, मैंने मैकेनिकल इसीलिए तो रखा है इसमें, थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली यहाँ सिविल भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें सिविल भी दे सकते हैं, बट बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास है मैकेनिकल के लिए एनालिसिस किया, तो मैकेनिकल यहाँ पर हमने रखा हुआ है, ठीक है। ई एफ में आपका पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन जी इज फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ओके। देन फर्दर H is atmospheric, atmospheric and oceanic, oceanic science, atmospheric and oceanic science, ठीक है, ओशियनिक साइंस। तो ये हमारे पास है। अब इनमें से आप कॉम्बिनेशन को 2 को लेना है, आप फ्लूइड ले लें, सॉलिड ले लें, भाई ऑब्वियस है, आप गेट में पढ़ते ही हैं सॉलिड एंड फ्लूइड, तो फ्लूइड ले लें, सॉलिड ले लें, ठीक है। तो हो गए ना 2 सब्जेक्ट, ये 2 प्लस ये 2, हो गए ना 100 मार्क्स, ठीक है। तो 35 इंटू 2, 35 इंटू 2, आप चाहे मैकेनिकल में थर्मोडायनेमिक्स तो सॉलिड ले लो, थर्मोडायनेमिक्स फ्लूइड ले लो, मटेरियल लेना चाहो मटेरियल ले लो, ठीक है। बाकी इन चीजों से तो आपको कोई डील नहीं करनी है, कोई इश्यू नहीं है, बट एटलीस्ट यहाँ से तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओशियनिक साइंस भी आपके कहीं ना कहीं सिविल वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। ये जो स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें से आप 2 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। तो ये है आपकी अर्थ साइंसेस, सॉरी इंजीनियरिंग साइंसेस, ये है आपकी इंजीनियरिंग साइंसेस, जो कि आप सेकंड पेपर में ऑप्ट कर सकते हैं एज ए मैकेनिकल स्टूडेंट, ठीक है। आप एज ए मैकेनिकल स्टूडेंट इस चीज को यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा एप्लीकेशन में चेंज, रजिस्ट्रेशन में चेंज। तो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, इस तरह से कि हाँ मैं दूसरा पेपर कौन सा चूज करूं, ठीक है। तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये वाली चीजें मैंने एनालिसिस किया, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं चेंजेस इन पैटर्न, चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में भी चेंज हुआ है इस बार, बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं। तो अब एग्जाम पैटर्न के चेंजेस, अब हम एग्जाम पैटर्न के चेंजेस की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, एग्जाम में चेंज इन पैटर्न कि पैटर्न क्या है। पहले एमसीक्यू आया करते थे, नेट आया करते थे, एनएटी न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। बट इस बार कुछ और भी बड़ा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट चेंजेस इन
पैटर्न ऑफ एग्जाम, भाई देखो इस बार पैटर्न में भी चेंज आया है, पैटर्न में भी चेंज आया है, ठीक है, और मेजर चेंज हुआ है, मेजर चेंज हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको अवॉइड करना ही नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर लें, आप कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर लें, बट आप एमएसक्यू या एमसीक्यू में डिफरेंस नहीं समझ सकते। बेसिकली क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं अगर आपने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, अगर आपने कहीं ना कहीं एमएसक्यू वाला पॉइंट मिस कर दिया, तो कहीं ना कहीं गेट आपसे खेल जाएगा, समझिएगा। जैसे पहले हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ नेट आया करता था, ठीक है, एमसीक्यू के साथ नेट आया करता था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आया करते थे, इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर टाइप करना होता था, ठीक है, आपके पास वर्चुअल कीबोर्ड रहता था और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर टाइप करना होता था, और वो पर्टिकुलर एक रेंज में होता था। चलिए उसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो पैटर्न एग्जाम के पैटर्न में चेंज क्या हुआ है उस चीज को देख लेते हैं। पहले एग्जाम जो हुआ करता था 2020 तक की बात करें तो एमसीक्यू बेस्ड था, एमसीक्यू बेस्ड मतलब मल्टीपल 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 चॉइस टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या हुआ करता था, इसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपके पास ऑप्शन सही है और वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपको टिक करना है और उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू में क्या हुआ करता था, एमसीक्यू में सीधा था, अगर आपने इसे टिक नहीं किया, ठीक है, अगर आपने इसे टिक नहीं किया तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, बट अगर आपने टिक इसे गलत किया, इसके ऑप्शन को टिक गलत किया तो निगेटिव मार्किंग होगी। तब क्या होगी, निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग का खतरा होता है, तो निगेटिव मार्किंग मतलब जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग है 1/3, 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग आएगी 0.33, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग आएगी अराउंड 0.67, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हमारे पास एमसीक्यू को जो हम हैंडल करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है कि निगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके साथ ही पैटर्न की बात करें तो इसमें पहले एमसीक्यू आया करते थे और साथ में नेट आया करते थे। नेट हमारे लिए न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन हुआ करते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन हुआ करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर मैं एनएटी की बात करूं तो आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको सॉल्यूशन करने के बाद एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर पहुंचने के बाद उसे सोल्व करने के बाद एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे और वो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ टाइप करना होता था, किसमें, न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल्स में आपको नंबर्स में आपको वो सॉल्यूशन टाइप करना होता था वहां पर, ठीक है। वो आपके लिए एक कीपैड दिया रहेगा, उस कीपैड के बेसिस पर, वर्चुअल कीपैड के बेसिस पर आपको वो नंबर टाइप करना होता था। जैसे कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, मान लीजिए 384 ऐसे कुछ आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसकी यूनिट है आपकी, गीगा पास्कल है, मान लीजिए इलास्टिक मॉडुलस आपसे पूछ रहे हैं, तो आपके पास 384 गीगा पास्कल उन्होंने खुद अपनी वर्डिंग में दिया होगा, गीगा पास्कल उन्होंने अपनी वर्डिंग में दिया होगा, आपको क्या टाइप करना है, सिर्फ और सिर्फ 384। उन्होंने रेंज भी लिखी होंगी कि कितने डेसिमल के कितने पॉइंट्स तक, तो अगर उन्होंने 2 पॉइंट्स तक लिखा हुआ है तो 384.00 हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसकी रेंज दी होगी आपको, एग्जैक्ट आंसर ऑब्वियस है यार, हम स्टूडेंट हैं तो बेसिकली हम कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एरर कर लेंगे, चाहे वो हम टाइपिंग एरर, चाहे वो हम कैलसी में कैलकुलेशन के करते हुए एरर कर दें, कुछ ना कुछ हम कहीं ना कहीं एक रेंज निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये 384 जो हमारा आंसर आ रहा है, हो सकता है कि एक्चुअल आंसर हो 384.50 ऐसे एक्चुअल आंसर हो, तो कहीं ना कहीं वो उसकी रेंज देंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे, इनमें एक रेंज आपको दी रहेगी, बट क्वेश्चन में नहीं, गेट के एग्जाम वाले दिन नहीं, आपको जब यहाँ सॉल्यूशन आएगा, जब उनकी आंसर कीज आएंगी, तब आपको वो रेंज गिवन देंगे कि इस रेंज के अंदर अगर आपने टाइप किया था आंसर, चाहे इसमें एक सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर आपने इसका आंसर ये टाइप कर दिया 384.61 और क्वेश्चन का रेंज क्या दी हुई है, रेंज दी हुई है 384 से 384.00 से 384.00 से 384.60 तक की इसमें रेंज दी हुई है। तो अब आपने जैसे ही 61 लिखा ना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा एक ड्रास्टिकली चेंज था जिस टाइम पर एनएटी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। जिस टाइम पर एनएटी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस साल स्टूडेंट्स ने जब आंसर देखे, जब रेंज देखी ना, तो बहुत ज्यादा मेजोरिटी स्टूडेंट्स में ऐसा होता था कि हाँ कहीं ना कहीं, इसीलिए जब भी आप डेसिमल इन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए जो उन्होंने डेसिमल पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हाँ आप आंसर निकालेंगे डेसिमल से के 2 पॉइंट तक,
तो आपकी जो कैलकुलेशन है ना, जो आप कैलकुलेटर में टाइप कर रहे हैं, ठीक है, जो वहां पर वर्चुअल कैलकुलेटर में टाइप कर रहे हैं, तो अगर वहां पर आप इस तरह से टाइप करेंगे कि अगर 384 पॉइंट आपने सॉरी कुछ कैलकुलेशन करते हुए आपने कुछ ऐसी कैलकुलेशन की कि 22.5438 ऐसा कुछ कैलकुलेशन में आंसर आया, ठीक है, कैलकुलेटर में ऐसा कुछ आंसर आया, तो आप पहले उसे 322.54 लिखेंगे, ना कि 38 भी लिखेंगे, उसे 22.54 उन्होंने कहा है डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक, तो जो उनका आंसर है ना वो डेसिमल के 2 पॉइंट्स के हिसाब से लेके चला हुआ आंसर है, ठीक है, इसलिए गलती मत करना, जितना उन्होंने बोला है उसके हिसाब से चलो, तो रेंज से कभी बाहर नहीं आओगे, रेंज के अंदर ही आओगे फिर, ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। ये नेट क्वेश्चन में एक फायदा भी है, फायदा ये है कि आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप जनरली जो एग्जाम देखते हैं उसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग अगर है तो सबके लिए है, अगर नहीं है तो सबके लिए नहीं है, सारे क्वेश्चंस के लिए नहीं है, बट इसमें ऐसा नहीं है, गेट में एक वर्सटाइल है। वर्सटाइल क्या है कि आप गेट में जो एमसीक्यू है, सिंपल एमसीक्यू, उसमें निगेटिव मार्किंग है, बट नेट वाले क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। तो इसमें अगर आपका रेंज के अंदर आंसर आता है तो ठीक, अगर रेंज से जरा से भी बाहर चला जाता है तो रेंज का कोई आपको मार्क नहीं मिलेगा, उसका क्वेश्चन का कोई मार्क नहीं मिलेगा, वो कटेगा भी नहीं, पहली चीज, ठीक है। अब जो चेंज हुआ, अब बात कर लेते हैं चेंज पर। अब जो चेंज हुआ है ये तो हुआ जो पहले से ही है गेट में, ठीक है, 2020 तक जो हमारे पास गेट में था वो है, बट अब जो मेजर चेंज है भाई, इस मेजर चेंज को अच्छे से समझिएगा। अगर ये जो चीज है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं समझा तो कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे, ठीक है। और अभी एनालिसिस है तो एनालिसिस के बेसिस पर ही मैं बता रहा हूं, ठीक है, एनालिसिस के बेसिस पर ही मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, ठीक। तो समझिएगा, समझिएगा इस चीज को, एमएसक्यू को। ये क्या है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ये क्या है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट क्वेश्चन। अब सबसे बड़ी ड्रॉबैक आगे आने वाली है किसमें, कि उन्होंने नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है कि आपको एमएसक्यू जो मिलने वाले हैं वो एमएसक्यू ये कहीं पर भी हो सकते हैं, ये आपके जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में भी हो सकते हैं, साथ में ये आपके टेक्निकल सेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों सेक्शन में आपको मिलने के चांसेस है। जबकि जनरली नेट आपको जो जीए वाला साइड है आपका जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें जनरली नहीं मिलता नेट, ऐसा नहीं कि वो आ सकता है, पर जनरली इसमें नहीं आता, ठीक है। नेट हमेशा 2 मार्क्स में जनरली आपको मिलता है, टेक्निकल में जनरली आपको मिलता है, जबकि एमएसक्यू के लिए उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ऑल सेक्शन में हम पूछ सकते हैं एमएसक्यू। दूसरी बात कि जो एमएसक्यू की बात करते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में, उसमें ये चीज आपको डिफाइन करने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो आपको पहले अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा हुआ है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हुआ है, तभी आप उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे जिसमें आप ये कहें कि हाँ इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं जो कि सही हैं, 2 आंसर है जो कि सही है। अब जरा ध्यान देने की बात है इसमें क्या, कि जो हमारा एमएसक्यू है, अब वो डिपेंड करता है कि वो एग्जाम में क्या करते हैं। अगर वो एग्जाम में ये बोल दें कि ये एमएसक्यू है, अगर वो एग्जाम में ये कहें कि वो एमएसक्यू है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से गेट के लिए ये वर्डिंग देना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एमएसक्यू इसीलिए तो लेके आए वो कि कहीं ना कहीं उससे बच्चे को कंफ्यूजन आए, बट अगर वो उसी में ये लिख देंगे कि ये एमएसक्यू है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा क्या रहा आपको, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन में एमएसक्यू लिखा हुआ ना आए कि ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, उसकी वर्डिंग में आपको एमएसक्यू ना दिखे, बट आपको कहीं ना कहीं उसके 2 ऑप्शन को टिक करना होगा, उसके एटलीस्ट 2 या 3 जितने भी आपको उसके ऑप्शंस दिख रहे हैं उनको टिक करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने एमएसक्यू का बेसिकली क्या मीनिंग हो सकता है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने एक क्वेश्चन देखा, देखिए एमसीक्यू और एमएसक्यू में डिफरेंस क्या है। दूसरी बात, एमएसक्यू में निगेटिव मार्किंग नहीं है, एमएसक्यू में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये नोटिफिकेशन में क्लियर है। एमएसक्यू वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट एमएसक्यू वाले क्वेश्चन वो नोटिफाई करेंगे या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। एमएसक्यू वाले क्वेश्चन वो नोटिफाई करेंगे या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर वो एमएसक्यू है तो एमएसक्यू का वो वर्डिंग में देंगे कि हाँ ये एमएसक्यू है, चॉइसेस आप चेक करो, ज्यादा चॉइसेस हैं वो चेक करेंगे, करवाएंगे वर्डिंग में, नहीं करवाएंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें तैयार रहना है कि वो एमएसक्यू भी हो सकता है, वो एमसीक्यू भी हो सकता है, इस पैटर्न को लेके चलिएगा, ठीक है। हो सकता है अब वर्स्ट केस लेके चलिए, हो सकता है कि आपके लिए एक बेस्ट केस बन के आ जाए, ठीक है। हम वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, बेस्ट केस हो सकता है कि आपके लिए बन के आ जाए, क्वेश्चन पेपर में आपको एमएसक्यू लिखा हुआ रहे, बेस्ट रहेगा।
अगर नहीं लिखा हुआ है तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा। क्या, अगर मैं बात करता हूँ एमएसक्यू और एमसीक्यू की, अगर मैं बात करता हूँ एमएसक्यू और एमसीक्यू की, तो मैं यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन की हेल्प से इन दोनों चीजों को एब्रीवेट करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पर इन दोनों चीजों का बेसिक मीनिंग क्या है और कहाँ आप गलती नहीं करेंगे अगर वर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं, तो कहाँ आप गलती नहीं करेंगे अगर हम वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं तो। ठीक है, तो क्लियर कीजिएगा इस चीज को। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। in terms of Poisson's ratio, the ratio of Young's modulus E to the shear modulus G of elastic material is, okay, options हैं 2 1 plus mu, 2 1 minus mu, 1 by 2 1 plus mu, 1 by 2 1 minus mu. It is a simple MCQ type question. It is a simple MCQ type question. जैसे कि आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, तो आप ये बोलेंगे कि E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है, E इक्वल टू 2G 1 प्लस में, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने सोम का उठाया है, तो E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, सो जो हमारे पास रेशियो है E बाई जी का वो क्या है 2 1 प्लस म्यू। ठीक है, यहाँ पर जो रेशियो है E बाई जी का वो क्या है 2 1 प्लस म्यू। सो आंसर इज ए। सिंपल, ये हो गया एमसीक्यू, ये हो गया एमसीक्यू, इसे हम बोलेंगे एमसीक्यू। अगर आपने इसमें ए की जगह बी लगा दिया, सी लगा दे, तो निगेटिव मार्किंग होनी है निश्चित। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, 2004 में आया हुआ। अब हम बात करते हैं एमएसक्यू से डिफर कैसे है। अब मैं एक एमएसक्यू का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, एमएसक्यू का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, देखिएगा। द बकलिंग लोड फॉर कॉलम विथ बोथ एंड पिन कनेक्टेड इज इंक्रीज्ड विद, द बकलिंग लोड इंक्रीज हो रहा है विद, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके पास। with increase in length of the column, with increase in length of the column, B है increase in modulus of elasticity of the column, decrease in length of the column and decrease in modulus of elasticity of the column। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन को ऑब्वियस है कि ये नहीं आया हुआ है, ठीक है, बट ये पहले आया करते थे गेट में, जब आपके पास मल्टीपल चॉइस में भी आपके पास मल्टीपल सेलेक्ट हुआ करते थे कि आपके पास ज्यादा ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, ऐसा भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो ए बी सही है, सी डी सही है, तो आपको दोनों को टिक करना है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह से वहां पर एग्जाम में वो चीज मिलने वाली है। ठीक है, वो चीज मिलने वाली है, वो डिपेंड करेगा, आपको इस चीज को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम एमएसक्यू की बात करेंगे, तो एमएसक्यू में हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो बकलिंग लोड होता है, पी जो होता है वो क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर। एल ई यहाँ पर क्या है, ये आपके पास, ये भी एक छोटा सा होम का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि जो बकलिंग लोड है पीई है, वो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्रोपोर्शनल है ई के, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है अगर वो इंक्रीज होगी, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो लोड क्या होगा, डिक्रीज होगा। हमें क्या आंसर चाहिए, हमें चाहिए लोड में इंक्रीमेंट, हमें चाहिए लोड में इंक्रीमेंट। तो लेंथ में क्या होना चाहिए, डिक्रीमेंट। पहली चीज लेंथ में डिक्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा अगर इसमें इंक्रीमेंट चाहिए तो ई में क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट। तो अब जरा इसके सेंटेंस पर जाइएगा कि आपको यहाँ पर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कॉलम तो गलत हो जाएगा आंसर, बट डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द कॉलम सही है, मतलब सी आंसर सही है। साथ में सी आंसर के साथ में इंक्रीज इन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कॉलम, तो ये भी तो सही है ना। इसका मतलब बी एंड सी आर राइट आंसर, बी एंड सी आर द राइट। ठीक है, तो अब इस चीज को समझिएगा कि एमएसक्यू में निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हुआ। अगर उन्होंने क्वेश्चन रखा है एमएसक्यू, क्वेश्चन रखा है उन्होंने एमएसक्यू का, जो मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर शो किया, तो एमएसक्यू में अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख दिया सी और आगे आप चले गए, आंसर सी टिक करके आगे चले गए, जबकि ये क्या था, ये एमएसक्यू था। आपने बी सी के साथ में बी भी तो सिलेक्ट करना था, आपने सी के साथ में बी भी तो सिलेक्ट करना था। अगर समझिएगा इस चीज को, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सी सेलेक्ट करके आगे चले गए तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये सोच के बैठे हुए हो कि आपने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, बट आपको 0 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने एक अधूरा आंसर दिया। आपको क्या देना है, बी और सी बोथ आर द आंसर। ठीक है, जब आपने ये दोनों दिए तभी आपका कंप्लीट माना जाएगा, और कंप्लीट क्वेश्चन के ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज वहां पर 0 मार्क्स मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने यहाँ बी सी की जगह डी भी लिख दिया तो भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अगर वो एमएसक्यू है।
ठीक है। अगर वो MSQ है तो आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फायदा हुआ है तो नुकसान भी है, ऐसा नहीं है कि फायदा है तो नुकसान भी है, क्योंकि हो सकता है कि आप जल्दी में उसे MCQ लेके और आगे चल जाए। ठीक है। MSQ का मीनिंग क्या हुआ कि MSQ में आपको कंप्लीट आंसर देना है, चाहे वो B है, C है या 1 2 है, उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उस तरह से उस चीज को लेके चलेंगे। ठीक है। तो MSQ पर बड़ा ही ध्यान देना है आपको, MSQ पर बड़ा ही ध्यान देना है। बट हाँ, फायदा ये हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा कि हाँ ये MSQ टाइप है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा ये MSQ टाइप है तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा और आपको 2 टिक्स करने होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है। कहीं ना कहीं इस तरह की एनालिसिस को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि इस तरह से हम कैसे अपने क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे आगे। ठीक है, नहीं तो फिर MCQ और MSQ में ही आप फंस के रह जाओगे और दिक्कत हो जाएगी बहुत सारी। ठीक है। तो और ये ऑल सेक्शन में आ सकता है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट होने वाला है गेट का। ये चेंज जो है वो टर्निंग पॉइंट होने वाला है गेट का, और ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की चाहत है गेट की, IITs की गेट को। ठीक है, तो देखिएगा इस चीज को। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये, हमने यहाँ पर डिस्कस किया, MSQ भी, MCQ भी, ठीक है, और नेट भी। और नेट के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन रखा हुआ है। नेट में जो मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, देखिए नेट की अगर मैं बात करता हूँ, बेसिकली नेट की अगर मैं बात करता हूँ तो नेट में आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं। किस तरह से देखिएगा, Consider a steel Young's of modulus E equal to 200 gigapascal column hinged on both sides. Its height is 1 meter and cross section is 10 mm into 20 mm. The lowest Euler critical buckling load in Newton is. ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पर हमें नहीं जाना, हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, आंसर इसका निकल के आएगा। ठीक है, आप इसे प्लीज सोल्व कीजिएगा। आंसर इसका निकल के आएगा 3289.868। ठीक है, अगर मैं डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक की बात करता हूं, तो NAT में न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपको ये क्वेश्चन का आंसर टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर गलत टाइप किया तो क्या होगा, अगर गलत टाइप किया तो क्या होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बट अगर आपने इसकी रेंज से अलग कर दिया, अगर इसकी रेंज दी हुई है मान लीजिए 3288 से लेके 3290 तक, है ना, तो रेंज अगर ये है और इसमें आपने ये टाइप कर रखा है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इस रेंज से आपने अलग किया, मान लीजिए 3200 कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। ये है NAT टाइप। तो हमने जो चेंजेस देखे वो अच्छे से समझे, पहले MCQ समझा, NAT समझा और साथ में MSQ समझा, अच्छे से एकदम ब्रीफ के साथ, बिल्कुल थोरोली, अच्छे से एकदम बहुत अच्छे से समझा। MSQ को भी जो कि आने वाला है। ठीक है, एनालिसिस हम कर रहे हैं। ठीक है, बट एनालिसिस के साथ साथ अगर बेस्ट केस आ जाए, वर्स्ट ना हो के हम वर्स्ट लेके चल रहे हैं, अगर बेस्ट केस आ जाता है तो ठीक है, उनमें MSQ आपको दिया हुआ रहेगा कि MSQ टाइप है और आपको एक से ज्यादा टिक करने हैं, या उस सेंस में आपको वहां पर कुछ एनालिसिस वैसी दी हुई रहेगी, तो वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, बट अगर वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं कि उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं दे रखा, बस ये बोल रखा है कि एक से ज्यादा भी क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं, ठीक है, एग्जाम टाइम में, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को एक क्रिटिकल कंडीशन लेके चलेंगे, हर क्वेश्चन को सोचेंगे, हर क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। अब एक ही ऑप्शन को टिक कर दिया कि हाँ सही आंसर हो गया काम, ऐसे मत कीजिएगा, सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है कि दूसरे ऑप्शन में आंसर आपका सही बैठा हो। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम फर्दर एप्लीकेशन में चेंज की हमने बात की, एग्जाम के पैटर्न में चेंज की बात की। अब हम फाइनली बात करने वाले हैं सिलेबस के चेंज की, कि सिलेबस में क्या क्या चीज रिमूव हुई है, क्या क्या चीज ऐड हुई है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं चेंजेस इन द सिलेबस। अब सिलेबस के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेके चल रहा हूं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम सिविल इंजीनियरिंग का बेसिकली ब्रांच को लेके चल रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या चेंजेस हुए हैं हम उस चीज को देखेंगे। ठीक है, थोरोली देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, चेंजेस इन द सेंस क्या चीज ऐड हुई है, क्या चीज रिमूव हुई है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम देंगे, थर्ड ईयर, जो फोर्थ ईयर में बेसिकली फोर्थ ईयर में जो इस बार आए थे, ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो उनके लिए तो पैटर्न क्या, मतलब चेंजेस सिलेबस में होने का कोई मैटर नहीं करता है। मैटर इन द सेंस कि यहाँ पर जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है उसके हिसाब से ही काम चल रहा है। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि जिन्होंने थोड़ा सा इस चीज को पढ़ा हुआ है, ठीक है, इस चीज को पढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि यार ये चीजें गेट में हुआ करती थी, तो मैं इस बार भी पढ़ के जाऊँ, नहीं, जरूरत नहीं है ना, आपको गेट के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, बट एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूं
कि जो चीजें हम यहाँ पर अच्छे से समझ रहे हैं, ये एनालिसिस जो कर रहे हैं वो एकदम हम क्रिस्टल क्लियर तरीके से करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे से एक अप्रोच के साथ लेके चल रहे हैं कि सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो, ठीक है, सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो, चाहे वो हमारा चेंजेस इन एप्लीकेशन है, चाहे वो हमारा चेंजेस इन पैटर्न है, चाहे वो हमारा चेंजेस इन क्वालिफिकेशन है, चाहे वो हमारे पास गेट के बारे में समझना हो कि गेट हमारा क्या बोलता है, ठीक है। दूसरी बात, हम यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि कहाँ पर हमारा लैक हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो चीजें यहाँ पर चेंज हुई हैं, तो जो हमारा बेसिकली जो एक तरह से जो हम बात करें कि जो हमारा पैटर्न चल रहा है, जो हमारा इंस्टीट्यूट में पैटर्न चल रहा है, ठीक है, सिलेबस को लेके, तो वो सिलेबस क्या है, वो प्रीवियसली सिलेबस है, ठीक है, अभी तक का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपने यहाँ पर पढ़ा है प्रीवियस जो बैच है या जो अभी कंप्लीट हुए हैं, उन जो बैचेज ने जो पढ़ा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो वेस्ट नहीं होने वाला। सबसे पहले माइंड में हमारे आता है कि यार वो वेस्ट ना हो जाए, क्या हमने तो ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, सबसे पहले माइंड में ये चीज आती है ना, हमने तो एक्स्ट्रा पढ़ लिया। भाई गेट वाले तो अभी निकालते हैं ना नोटिफिकेशन, गेट ने चेंज किया तो कहीं ना कहीं हमें ये चीजें लेके चलनी होंगी कि उसका कहाँ यूज है, उसका यूज कहाँ है, उसका यूज है ईएससी में, उसका यूज है आपके पीएसयू के एग्जाम्स में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गेट ने चेंज किया तो ईएससी ने भी चेंज कर दिया ना भाई, ठीक है। आपको जब यहाँ पर पढ़ाया जाता है तो बेसिकली ईएससी के फोकस करके पढ़ाया जा रहा है, ईएससी के बारे में लेके पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो सारी चीजें आपको ईएससी में तो यूज होने वाली हैं, क्योंकि अगर हम जनरल सारी ब्रांचेस की स्टडी करते हैं, सारी ब्रांचेस की स्टडी में चेंजेस की स्टडी करते हैं, तो अब उन्होंने क्या किया है कि जो जनरली हम गेट में क्या होता है कि गेट में पर्टिकुलर उस एरिया से क्वेश्चन कम आते थे पहले से, जो चीजें हटी हैं उस पर ध्यान दो, उस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन कम आते थे। तो जब आपको यहाँ पर टीचर्स पढ़ाते थे, जब यहाँ पर आपको टीचर्स बताते थे, ठीक है, रेस्पेक्टिव टीचर हर एक बैच के, ठीक है, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं ये मेंशन किया करते थे कि ये चीज गेट में कम प्रायोरिटी पर पूछी जाती है, बट ईएससी में अच्छे प्रायोरिटी पर पूछी जाती है। तो वो चीजें पहले से ही आपके माइंड में थी। अब क्या किया है, अब आईआईटी बॉम्बे ने उस चीज को ईजी कर दिया है। क्या, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ सिविल इंजीनियरिंग का। तो सिविल इंजीनियरिंग में पहले फ्लूइड मैकेनिक मशीनरी जो हुआ करता है, जिसे हाइड्रोलिक मशीनरी बोलते हैं, वो हाइड्रोलिक मशीनरी पहले से इंट्रोड्यूस था सिविल इंजीनियरिंग में, एफएम में, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड मशीनरी इंट्रोड्यूस था। तो क्या होता था कि आपको एज ए सिविल इंजीनियर उस फ्लूइड मशीनरी को डेप्थ में नहीं पढ़ना होता था। क्यों? क्योंकि आपके पास उसमें क्वेश्चन आते ही नहीं थे। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग का, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स की बात ही कर रहा हूँ। तो इस साल क्या किया, इस साल गेट जो आईआईटी बॉम्बे है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया कि जो चीजें वो गेट में नहीं पूछते थे, उसके लिए बच्चा जब ज्यादा गेट के रेस्पेक्ट में, मैं गेट की बात कर रहा हूँ, गेट के रेस्पेक्ट में उस पर जब ज्यादा बच्चा मेहनत करने लग जाता था, तो उसका जो बेसिक कोर जो हमारे पास सब्जेक्ट हुआ करता था, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का मेन जो पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, उसको पढ़ने की जगह वो हाइड्रोलिक्स पर भी ध्यान देते कि यार शायद क्वेश्चन आ जाए, शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कहीं ना कहीं मेरा वो मार्क्स कट ना जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हाइड्रोलिक मशीनरी पूरा हटा दिया, है ना, बात क्लियर है ना एकदम। सिविल इंजीनियर्स के लिए हाइड्रोलिक मशीनरी पूरा हटा दिया, ये आपको ऑफिशियली दे दिया। क्या क्या रिमूव हुआ है, मैंने एक एक सब्जेक्ट जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का है ना, जो सारी एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं, सारी एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं कि एक एक सब्जेक्ट आपका जो एक एक सब्जेक्ट है उसके में क्या ऐड हुआ है और क्या रिमूव हुआ है, क्या ऐड हुआ है, क्या रिमूव हुआ है, ये सारी चीजें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि एज ए फ्रेशर आप थर्ड ईयर में भी हैं, तब भी आपको ये पता है कि आपके सब्जेक्ट में हुआ करता है, आपको जब कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट में हुआ करता है, बट वो गेट में नहीं है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए ना। तो जो मैं रिमूव आपको लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करने लग गए, आपको दिखा उसमें हाइड्रोलिक्स का भी क्वेश्चन, बट अब तो वो हट चुका है ना। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इस साल क्या क्या चीजें हटी, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप जो बेसिकली वहां से दूर रहें, जो चीजें हट रही हैं, ठीक है, कोशिश ये कीजिएगा। बट जो इंजीनियर्स बेसिकली इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन को जो हम लिखने वाले हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज को जो लिखने वाले हैं, उनको अपना सिलेबस ईएस के हिसाब से लेके चलना है, उसको अपना ईएस के हिसाब से लेके चलना है। और यहाँ पर इन सेंटर्स पर जो हम इंजीनियरिंग सक्सेस के सेंटर्स की बात कर रहे हैं, उन पर हर एक टीचर बेसिकली ईएससी को फोकस करते हुए लेके चलता है। तो आपके से जितना भी सिलेबस हुआ है वो कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला, वो सारे का सारा आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है, एकदम ओपन बुक की तरह सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं, आपको समझाया जाता है कि इस सब्जेक्ट में ये चीजें हो सकती हैं, इसको रिलेट अगर दूसरा सब्जेक्ट ऐसे करते हैं तो ये चीजें हो सकती हैं। वो सारी की सारी चीजें आपको किसमें मिलती हैं, वो सारी की सारी चीजें मिलती हैं आपको ईएससी। तो फोकस सिर्फ और सिर्फ गेट ना होके ईएससी भी रहता है।
ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको अभी भी एक हिंट दिया था कि हम सितंबर से एक न्यू बैच अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। एक न्यू बैच हमारा फुल फ्लेज्ड एकदम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक अनाउंस होगा, जिसमें हम स्ट्रक्चरली आप पढ़ाई करने वाले हैं गेट 2021 के बारे में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गेट 2021 के बारे में पढ़ने वाले, ईएससी से उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गेट से मतलब है। जबकि अगर हम बात करेंगे 2022 बैच की, जिसका नाम हमने आरंभ रखा है, तो आरंभ में आपको मिलने वाला है एकदम फाउंडेशन कोर्स, मतलब आपके लिए सोम भी खुलने वाला है पूरा अच्छे से, एफएम भी खुलने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स भी खुलने वाला है, तो आपको बेसिकली जो अच्छे से डेप्थ स्टडी है वो मिलने वाली है उस फाउंडेशन कोर्स में, ठीक है। वो 2022 के लिए बेसिकली, ठीक है। आप उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आप 21 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं। थर्ड ईयर के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो 2022 को ज्वाइन करें और 2021 का एग्जाम भी दें, बेस्ट है ना। और साथ में आपको अदर इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि आपको जो गेट के बेसिकली जो गेट में आपका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो अलग रखते हैं ईएससी से। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ईएससी और गेट का सबका एक कंबाइंड फीस स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, ठीक है। और उसमें उतनी ही मेहनत की जाती है जितना ईएससी के बैच में करनी है, ठीक है। आपको मोर देन 100 आवर्स सोम भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। मोर देन 100 आवर्स आपका फ्लूइड मशीनरी चलता है, फ्लूइड मैकेनिक्स चलता है। तो अब बेसिकली हाइड्रोलिक्स हट चुका है, तो सिविल के लिए वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट मैकेनिकल के लिए अभी भी वो 100 आवर्स के अराउंड रहेगा। फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं, फाउंडेशन कोर्स में बहुत अच्छे से एकदम डेप्थ के साथ हम सारी चीजों को लेकर चलते हैं, ठीक है। बट जो हमारा फुल फ्लेज्ड एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में जो गेट 2021 जाने वाला है, वो पर्टिकुलर उसी वे में जाएगा जिसमें गेट जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो कि गेट से रिलेटेड है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बेसिकली जो हमने चेंजेस की बात की, ठीक है, चेंजेस की बात की हमने, ठीक है, उनको हमने कंप्लीट किया। अब बात करते हैं चेंजेस इन सिलेबस, सिलेबस में चेंज की, ठीक है। चेंजेस इन सिलेबस, चेंजेस इन सिलेबस, सिलेबस हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिलेबस हम किसकी बात कर रहे हैं, सिविल की, ठीक है। अब जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज निराश ना हो, क्योंकि सेपरेट वीडियो आपको मिलने वाली है सिविल की, जैसे कि यहाँ पर अब सिविल इसमें कंबाइंड है, साथ में अगर आपको वीडियो मिलने वाली है मैकेनिकल की, मैकेनिकल का फुल सिलेबस एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, अदर वीडियोस में, ठीक है। वो पर्टिकुलर दूसरे सर ने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपको कंप्यूटर साइंस में मिलने वाला है, ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिकल में मिलने वाला है, जो हमारी कोर ब्रांचेस है उसमें आपको फुल फ्लेज्ड जो आपके सिलेबस में जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब आपको वीडियोस फर्दर मिलने वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में सिविल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिविल में जो सिलेबस चेंज हुआ है, जितनी भी हमने अभी तक की बात की वो सबके लिए कॉमन है, वो सबके लिए कॉमन है। बस यहाँ पर अब सिलेबस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक पर्टिकुलर ब्रांच को उठाया हुआ है, वो है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम मैथ्स की बात करें, सबसे पहले चेंज इन मैथ्स, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मेरे पास बेसिकली यहाँ पर गेट 2021 एंड गेट 2020 दोनों के सिलेबस है, और मैंने यहाँ पर एक फाइनली कंपैरिजन किया हुआ है इन दोनों जो सिलेबस है मेरे पास, उनमें फाइनली मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, और वो फाइनली मैं कंपैरिजन आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, फाइनली मैं कंपैरिजन आपको लिख रहा हूँ। तो मैथ्स में क्या चीज ऐड हुई और क्या चीज रिमूव हुई उस चीज को देखते हैं। मैथ्स में क्या चीज ऐड हुई और क्या चीज रिमूव हुई उस चीज को देखते हैं। तो मैथ्स में ऐड क्या हुआ है, मैथ्स में ऐड क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, नो, मैथ्स में ऐड कुछ नहीं हुआ, बट रिमूव बहुत कुछ हो गया, रिमूव बहुत कुछ हो गया। मैंने आपसे कहा ना कि इस बार बहुत ज्यादा आईआईटी बॉम्बे ने बहुत ज्यादा एक एनालिसिस किया है इस पर, और एनालिसिस के बेसिस पर ये उन्होंने किया कि जो भी हम वेस्टेज पढ़ते थे ना, मतलब एक जो टाइम कंज्यूमिंग हमारे पास सिलेबस हुआ करता था, उस सबको हटा दिया, सबको हटा दिया, ठीक है। आपको बस सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देना है जो कि अब क्लास में जो कि अब आपके सब्जेक्ट में रहा है, ठीक है। जो रिमूव हो चुके हैं उस पर ध्यान अब नहीं देना है, ठीक है। बस अब ये चीज ध्यान रखनी है कि रिमूव में हुआ क्या क्या है। पता लगा आप फिर से मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सब कुछ लेके चल रहे हैं, नहीं, ठीक है। देखिएगा रिमूव क्या हुआ, कैलकुलस में क्या क्या रिमूव हुआ उस चीज को देख लेते हैं। कैलकुलस में मैक्लॉरेंस सीरीज, ठीक है, स्टोक्स गोज एंड ग्रीन्स थ्योरम, ये सब रिमूव हो गई, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना, पता लगा आप कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में फंसे पड़े हो, कैलकुलस में फंसे पड़े हो, है ना, तो उसमें क्या फायदा फिर वहां पर जाने में, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा में, सॉरी, तो ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, कैलकुलस के बाद जो हमारे पास इसी मैथ्स में आता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स
application in solving ordinary differential equations, ordinary differential equation, ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स की बात करें, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स की बात करें तो क्या क्या रिमूव हुआ उसमें से देख लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिमूव हो गया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो आपको परेशान किया करते थे रियल में जो आपको परेशान किया करते थे वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली यहाँ से गायब हो चुके हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, साथ में अगर न्यूमेरिकल मेथड की बात करें, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, लीस्ट स्क्वायर एप्रोक्सीमेशन, ये यहाँ से रिमूव हुआ। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि मैथ्स में ऐड कुछ नहीं हुआ बट रिमूव्स काफी सारी चीजें हो गई, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हुआ करते थे जो कि हमें थोड़ा सा लगते थे कि हाँ यार ये रटना पड़ रहा है या इस तरह से लेके चलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अब रिमूव हो चुकी है। ठीक है, चलिए, तो फायदा हुआ, मैथ्स में फायदा हुआ है कि नहीं? हमें तो अपने फायदे से मतलब है ना, एज ए स्टूडेंट हमें तो अपने फायदे से मतलब, जितना कंटेंट कम होगा उतना ही हमें फायदा लगेगा। ठीक है, डेप्थ में उतना ही हम दूसरे चीजों में जाएंगे ना, है कि नहीं? तो मैथ्स की बात हो गई। चलिए मैं यहीं पर अभी लिख लेता हूँ, हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेकंड सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सिविल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं, क्या क्या चीजें रिमूव हुई हैं, चेक कीजिएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऐड हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऐड हुआ है फ्री वाइब्रेशन ऑफ अनडैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, ये हमारा ऐड हुआ है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऐड हुआ है। ठीक है, तो रिमूव क्या क्या हुआ इसे देख लेते हैं। रिमूव काफी चीजें रिमूव हुई हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को सिविल में ज्यादा डेप्थ में जाया भी नहीं जाता और बस सिलेबस में हुआ करता था, तो अब उन्होंने वो सारी चीजें वहां से सिंप्लीफाई कर दी कि भाई अब ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा उन पर फोकस करने की जरूरत है। बात क्लियर हो रही है ना? ओके, अब देख लेते हैं हम रिमूव क्या क्या हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिमूव क्या क्या है? काइनेमैटिक्स ऑफ पॉइंट मास, ठीक है, ये रिमूव हुआ है। एंड रिजिड बॉडीज, तो हमारी काइनेमैटिक स्टडी रिमूव हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात हो रही है। साथ में यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ये रिमूव हो चुका है। साथ में इम्पल्स मोमेंट, ठीक है, क्योंकि जनरली ये चीजें जनरली आती हैं मैकेनिकल में, ना कि सिविल में। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम, एनर्जी मेथड्स, ये अब रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आते नहीं थे और पढ़ना पड़ता था। ठीक है, तो अब ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा इस बार स्पेसिफाइड हमारा जो सिलेबस है वो दिया है IIT बॉम्बे ने। साथ में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है, तो ये हुआ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ठीक है, साथ में अगर मैं बात करता हूं अब थर्ड यहां सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं सॉलिड मैकेनिक्स। अगर मैं सॉलिड मैकेनिक्स की बात करता हूं तो सॉलिड मैकेनिक्स में ऐड होने वाली चीज, सॉलिड मैकेनिक्स में ऐड होने वाली चीज है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्ट्रेसेस, ये ऐड हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्ट्रेसेस। बट जो रिमूव हुआ है, चेक कीजिएगा, जो रिमूव हुआ है, ठीक है, रिमूव में क्या है? सॉलिड मैकेनिक्स में थ्योरी ऑफ फेलियर को अब सिविल इंजीनियरिंग से
रिमूव कर दिया गया है, बट अभी मैकेनिकल में रहेगी वो, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेलियर बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में वैसे भी हम जो एमपीएसटी और एमएसएसटी है उसी के बारे में बात किया करते थे, जबकि मैकेनिकल में ये पांचों की पांचों थ्योरी ऑफ फेलियर्स को पढ़ा जाता है अच्छे से। तो अब वो चीज़ें यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ध्यान दीजिएगा, नेट पर आपको कहीं ना कहीं पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं कहीं कहीं पर वो उन्होंने थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो इस पर ध्यान देने वाली बात है कि थ्योरी ऑफ फेलियर अब यहाँ से रिमूव हो चुका है, जो हमारा 2021 का सिलेबस है। 2021 के सिलेबस से आपका थ्योरी ऑफ फेलियर अब रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो प्लीज फोकस कीजिएगा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। एकदम रिलायबल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एकदम रिलायबल सोर्सेस मिल सके, ठीक है। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड सीपीएम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड सीपीएम, ठीक है। तो हमारे 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। चेंजेस सिलेबस की बात हो रही है, 3 सब्जेक्ट ये हो चुके हैं। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड सीपीएम। नेक्स्ट है 4th कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड सीपीएम। इसमें अगर हम बात करते हैं ऐड, तो ऐड कुछ नहीं हुआ, नो, ऐड नो, बट रिमूव काफ़ी चीज़ें हुई हैं, रिमूव काफ़ी चीज़ें हुई हैं, रिमूव काफ़ी चीज़ें हुई हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स, मोर्टर, मोर्टर, नेक्स्ट टिम्बर, bitumen, then tendering, and construction contracts, rate analysis and standard rate analysis and standard specification, ठीक, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीपीएम से। फिफ्थ हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस, फिफ्थ सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसमें अगर हम ऐड की बात करते हैं, तो ऐड बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और रिमूव भी कुछ नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं नो चेंज, ठीक है। ना ही रिमूव ना ही ऐड, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, 6th सब्जेक्ट है हमारा आरसीसी में भी नो चेंज, उसके बाद अगर हम बात करें 7th है फ्लूइड मैकेनिक्स में देखिएगा ऐड, फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐड क्या क्या हुआ, इसे चेक कीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग, ध्यान देने की बात है कि पहले ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल में आया करता था, कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग, ठीक है। अब सिविल को भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा भाई, अभी इतनी सारी चीजें रिमूव की है तो थोड़ी बहुत तो मेहनत कर लो ना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग, ठीक है, रिमूव क्या क्या हुआ है, ठीक है। और साथ में ओसीएफ का एक पार्ट मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, साथ में यहाँ पर वाटर सरफेस प्रोफाइल, ये बेसिकली ओसीएफ का एक पार्ट है, ये यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में। साथ में अगर मैं बात करता हूँ रिमूव क्या क्या हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स में से, रिमूव क्या क्या हुआ है इस चीज को देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो इन हाइड्रोलिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो, साथ में वेलोसिटी ट्रायंगल, वो बहुत बड़े बड़े जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनते थे, ठीक है, अब उनसे आपको निजात मिल चुकी है, वेलोसिटी ट्रायंगल। साथ ही बात करें बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप्स एंड टरबाइन, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप्स एंड टरबाइन, ठीक। तो
तो अगर हम अब नेक्स्ट पर चलते हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर रिमूव क्या हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली फ्लूइड मशीनरी बेसिकली फ्लूइड मशीनरी क्या हो गई है, अब कंप्लीटली आपके यहाँ से हट चुकी है, सिविल इंजीनियरिंग में हट चुकी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टील डिजाइन। इसमें क्या है, इसमें है नो चेंज। स्टील डिजाइन में क्या है, नो चेंज। स्टील डिजाइन में क्या है, नो चेंज। ठीक है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है किसमें नो चेंजेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कहाँ कहाँ हमें फायदा लगा, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ। तो जो नो चेंजेस है वो हमारा न्यूट्रल रहा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा नाइन्थ है नाइन्थ है हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नाइन्थ है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या ऐड हुआ है इसको देख लेते हैं पहले। इसमें क्या क्या ऐड हुआ है इसको देख लेते हैं। ऐड क्या क्या है, ऐड है वाटर एंड वेस्ट वाटर के अंदर क्या क्या ऐड है उसको देख लेते हैं। इरिगेशन रीयूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। ठीक है, फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। सीवेज सिस्टम डिजाइन, ये चीजें ऐड हुई हैं, जरा ध्यान दो इस पर। सीवेज सिस्टम डिजाइन, ये चीजें ऐड हुई हैं। ठीक है, बड़ा ही अच्छे से ध्यान देना है इन चीजों पर। ठीक है, सीवेज सिस्टम डिजाइन, साथ में वाटर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, वाटर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां से रिमूव क्या क्या हुआ है, अगर इसमें बात करते हैं एनवायरमेंट साइंस में रिमूव क्या क्या हुआ है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में रिमूव क्या क्या हुआ है, तो देखते हैं। वाटर एंड वेस्ट वाटर में से क्या चीजें रिमूव हुई हैं, यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। ठीक है, तो यहां पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमारा ये रिमूव हुआ है। साथ में नॉइस पॉल्यूशन, याद रखिएगा, साथ में नॉइस पॉल्यूशन अब नहीं आया करेगा, ये पूरा ही रिमूव हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट में बेसिकली यहां पर इम्पैक्ट ऑफ नॉइस, परमिसिबल लिमिट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, साथ में मेजरमेंट ऑफ नॉइस, ठीक, एंड कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मैंने यहां पर आपको, क्योंकि मेरा लिखना दायित्व है, समझिएगा, क्योंकि मेरा लिखना यहाँ पर दायित्व है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है वो किस क्या क्या चीजें रिमूव हुई है। बट यहाँ से आप सीधा समझ सकते हैं कि नॉइस पोल्यूशन पूरा गायब हो चुका है, फ्लूइड मशीनरी पूरी गायब हो चुकी है। ठीक है, तो जो ये चीजें आपको लिखी है मैंने, इससे आपको एक क्लियरिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ चीजें क्या क्या रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली पढ़नी है। ठीक है, तो हमने 9 सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th के बारे में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये क्लियर किया कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर चेंज हुई हैं, क्या चीजें रिमूव हुई हैं, क्या चीजें ऐड ऑन हुई हैं। चलिए फिर बात कर लेते हैं 10 सब्जेक्ट की। दिस इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ओके, इसमें बेसिकली
इसे हम बेसिकली क्या नाम से, सॉरी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसे हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ऐड की बात करता हूँ, ऐड क्या क्या हुआ है और रिमूव क्या क्या हुआ है, तो ऐड में देखिएगा ऐड क्या क्या हुआ है। ऐड हुआ है shear strength of soil, shear strength of soil. Secondly, pile under lateral loading, and pile group efficiency. ओके, ये हमारे ऐड हुए हैं। तो फिर रिमूव क्या हुआ है, इसमें से जितना ऐड हुआ है उससे ज्यादा ही रिमूव हुआ है, ठीक है। देखिएगा ओरिजिन ऑफ सॉइल रिमूव हो चुका है, ओरिजिन ऑफ सॉइल रिमूव हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर रिमूव हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक्स, डार्सी लो रिमूव हो चुका है, डार्सी लो, मेथड ऑफ स्लाइसेस, वेस्टरगार्ड मेथड, वेस्टरगार्ड्स थ्योरी, है ना, और टाइप्स ऑफ पाइल्स। काफी कुछ रिमूव हुआ है, आप देख पा रहे हैं काफी कुछ रिमूव हुआ है। कहां से, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये काफी अच्छा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट होता है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन वाले सब्जेक्ट में आपका इतना रिमूव हुआ है, कुछ ऐड हुआ है, ठीक है। अगर मैं 11th की बात करता हूँ, बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इरिगेशन को देख लेते हैं। इरिगेशन में ऐड क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, बट रिमूव हुए हैं। रिमूव देख लेते हैं, रिमूव क्या क्या हुआ है, रिमूव हुआ है इसमें बेसिकली हेडवर्क्स, रिमूव क्या क्या हुआ है, हेडवर्क्स, टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम, irrigation methods, water logging and drainage, canal, regulatory works, outlets and escapes, ठीक है। These are the removing things from irrigation as subject, okay. Then 12th subject is transportation, 12th is the transportation, okay. So transportation में देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में क्या ऐड हुआ है, क्या रिमूव हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन में देख लेते हैं। ऐड हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन में ऐड है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिनस पॉविंग मिक्स, ओके। एंड रिमूव्ड है यहाँ से, रिमूव टॉपिक्स हैं, काफी टॉपिक रिमूव हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन से। हाईवे अलाइनमेंट रिमूव हो चुका है, हाईवे अलाइनमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्वेज, डिजाइन ऑफ bituminous paving mixes, distresses in concrete pavement, level of services
लेवल ऑफ सर्विसेज ऑफ रूरल highways and urban roads PCUs ये भी आपके रिमूव हो चुके हैं। ट्रेवल टाइम डिले एंड ओडी स्टडी, पार्किंग स्टडी रिमूव हो चुकी है, पार्किंग स्टडी। ओके, then the last one is 13th geomatic engineering surveying, geomatics engineering surveying। इसमें ऐड क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, बट रिमूव हुआ है और रिमूव भी एक चीज हो चुकी है यहाँ से, जीपीएस रिमूव हो चुका है, जीपीएस जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। ठीक है, ये रिमूव हो चुका है। तो फाइनली हमने यहां पर ये देखा, बेसिकली अपने चेंज इन सिलेबस को हमने डील किया, चेंज इन सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियर, है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि कहीं भी कुछ भी गलत ना लिख लिया जाए। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद फाइनली मैंने यहाँ पर आपको कोशिश की है कि आपको यहाँ पर उसका आउटकम दे दिया जाए। ठीक है, कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर रह गई, रिमूव हुई। ठीक है, तो कोशिश यही है कि यहाँ पर वो एकदम अच्छे से एनालिसिस करके आपको बताया जाए। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली कि यहाँ जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, तो अगर मैं सिलेबस के चेंजेस की बात करूं तो जितनी सारी चीजें रिमूव हुई है ना, वो कहीं ना कहीं आपसे ईएससी में पूछी जाती हैं। और जितने भी हमने बैचेस यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, उन बैचेस में भी कहीं ना कहीं हमने ईएससी के ये सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। इसीलिए आपके लिए चाहे यहाँ से रिमूव हो रहा है, बट आपके लिए ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस है, वो यूजफुल ही है। क्यों? क्योंकि आपको एज ए इंजीनियर सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपको एक इंजीनियर सर्विसेज को एक ए बनाने की जो हमारी बेसिकली हमारी जो जद्दोजहद है, वो बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। समझिएगा, इस चीज में से यहाँ पर गेट से ये चीजें रिमूव होना आपके लिए यूजलेस नहीं है, आपके लिए यूजफुल ही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जब गेट का एग्जाम देने जाएंगे तो वो ईएस की सारी चीजें आपको नहीं लेके चलनी है अपने माइंड में। ईएस की जितनी चीजें हैं, इंजीनियर सर्विसेज एग्जाम की जितनी चीजें हैं, वो आपको लेके चलनी है सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में। ठीक है, आपको आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आपको वहां पर ज्यादा इनको डेप्थ में ना जाके एक थोरो नॉलेज के साथ जाना है। डेप्थ में जाते थे गेट में, बट गेट से ही सब चीजें अब हट चुकी हैं, तो आपको अब इन चीजों में डेप्थ में नहीं जाना, इन चीजों को पढ़ना ही नहीं है गेट के लिए। ठीक है, तो आपके लिए जो मेहनत है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो चुकी है। और आगे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर इस चीज को समझ के, जितना भी हमने यहाँ पर बात की स्टार्टिंग से लेके बेसिकली गेट है क्या, अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके बाद चेंज इन क्वालिफिकेशन क्या हुआ, चेंज इन एप्लीकेशन में क्या बात हुई, चेंज इन पैटर्न क्या है, एमएसक्यू क्या है, एमएसक्यू आके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूचाल सा ना आ जाए। समझिएगा आप इस चीज को कि बहुत ही ज्यादा एक इफेक्ट हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है एमएसक्यू का। ठीक है, जितने भी एमसीक्यू सोच के चलते हैं वो एमएसक्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस चीज को बड़ा ही अच्छे से ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, अगर एमएसक्यू वहां पर लिखे हुए नहीं रहते हैं तो ठीक है, वो डिपेंड करेगा उस दिन के एग्जाम पर। ठीक है, किस तरह से वहां पर उसको प्रेजेंट करते हैं इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, साथ में आगे बात करते हैं चेंज इन सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में हमने देखा सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर हम बात करें कि अब सिलेबस भी कम रह गया, समझिएगा सिलेबस भी कम रह गया, ईएससी की चीजें हमने पढ़नी नहीं है, और ये जो हमारे पास एक तरह से एक्स्ट्रा जो हमारा टाइम कंज्यूम करती थी, वो सारी चीजें अगर हम यहाँ से लेफ्ट आउट कर चुके हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईआईटी बॉम्बे अगर वो हम लेफ्ट आउट कर चुके हैं, तो फिर आपके पास एक कंसाइज सिलेबस बचता है। और उस कंसाइज सिलेबस के लिए इंजीनियर सक्सेस ने एक पूरा एकदम फुल फ्लेज्ड और एकदम एक पर्टिकुलर वे में आपके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली आपका सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये रहेगा आपका सिर्फ और सिर्फ गेट 2021 के लिए, शेष रहेगा सिर्फ और सिर्फ गेट 2021 के लिए। इसमें ना ही ईएससी कवर होगा, ना ही इसमें हम फुल नॉलेज की बात करेंगे इन द सेंस ऑफ पूरे वास्ट सिलेबस के बारे में, ना
सिर्फ और सिर्फ किसका सिलेबस कवर होगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ गेट का सिलेबस कवर होगा। और कौन सा सिलेबस कवर होगा, जो कि अपडेटेड है, जो कि अपडेटेड है, जो चीजें ऐड हुई हैं उन पर भी पूरा फोकस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास जो पर्टिकुलर यहाँ पर एक पूरा पूरा आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर स्ट्रक्चर है फैकल्टीज का। तो वो पर्टिकुलर फैकल्टीज आपको हर एक सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट बहुत ही इन डेप्थ, बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। और इसको गेट 2021 को हमारा टारगेट लेके चलना है, हमें गेट 2021 का हमें टारगेट लेके चलना है बिल्कुल। और इस टारगेट को हमें फुलफिल करते हुए 22 मार्च का दिन याद रखना है कि उस दिन आपको फाइनली जो आप आज सोच रहे हैं वो फाइनली आपको 22 मार्च को एज ए हैप्पी मोड लेके चलना है अपनी लाइफ में। 22 मार्च के दिन आपको हैप्पी रहना है, ना कि सैड रहना है, ठीक है। आपको वो 22 मार्च वाले दिन, ये दिन याद रहेगा, आज का दिन याद रहेगा कि हाँ अगर मैं तब से तैयारी कर लेता, अच्छे से तैयारी कर लेता, तो आज 22 मार्च को मैं यहाँ पर बैठा होता कि हाँ मैंने एक अच्छी रैंक, एक वैलिड स्कोर अचीव किया हुआ है गेट का, और मेरी अब फाइनली जो आगे की जर्नी है वो एकदम स्मूथ जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 22 मार्च का दिन है उस चीज को याद कीजिए और समझिए कि आपके लिए जो ये टाइम है, ये जो आपके लिए टाइम है, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। और इस टाइम को ही आपको यूज करना है, इस टाइम को ही आपको यूज करना है। ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। साथ में हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रखा है जिसे हम बोलते हैं आरंभ, ठीक है। इस आरंभ जो आपका प्रोग्राम है, इस आरंभ में हम फाउंडेशन की बात करते हैं। फाउंडेशन कोर्स फॉर 2022 बैच, ठीक है। यहाँ पर जो बात होती है, यहाँ पर सीधा गेट 2021 की बात नहीं है, यहाँ पर सीधी बात किसकी हो रही है, गेट 2022 की। और साथ में हम बात कर रहे हैं ईएसी की, ठीक है। तो जितना भी आपका सिलेबस है, चाहे वो ईएसी का हो, चाहे वो गेट का हो, बिल्कुल इन डेप्थ, एकदम ओपन बुक की तरह, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे सोम हो, चाहे एफएम हो, चाहे थर्मो हो, चाहे आपके पास इरिगेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी हो, चाहे मैकेनिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे सिविल कंट्रोल सिस्टम, कुछ भी, ठीक है। सभी के लिए आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टीचर्स हैं, ठीक है। उन फैकल्टीज से आप यहाँ पर गाइडेंस के थ्रू उस सब्जेक्ट को एकदम ओपन बुक की तरह पढ़ने वाले हैं। तो फाउंडेशन कोर्स जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, वो बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपसे गेट की फी अलग ली जाएगी। वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऐसा करते हैं कि गेट की फी अलग रखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भैया ईएसवी पढ़ना है तो उसके लिए फी अलग दो। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एकदम आपको क्लीन, एकदम एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच मिलने वाली है, ठीक है। फी के रिगार्डिंग भी और साथ में इस अप्रोच के रिगार्डिंग भी, कि आपके पास 2022 को एकदम आपको एक ओपन बुक की तरह आपको हर एक सब्जेक्ट आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन आप ओपन बुक की तरह उसमें से लगा सके कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, इस क्वेश्चन की तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। ये जब अप्रोच आपके माइंड में आ जाएगी तो समझ लीजिएगा कि आपने उस दिन अपने फाउंडेशन कोर्स की नींव को कंप्लीट किया, ठीक है। जो इसकी अप्रोच थी उसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप अगर गेट 2021 को करना चाह रहे हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं आप, तो मैं आपसे आपको प्रेफर करूंगा कि आप 2022 को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद आपको एटलीस्ट जो फोर्थ ईयर है वहीं पर जाने के बाद अगर आपके पास एक बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, ठीक है, थर्ड ईयर में आपने जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, बिल्कुल आप इस चीज को ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसी चीज को आप कन्वर्ट करके चाहे तो 2022 में कर लें, बट कहीं ना कहीं आपको एक फाउंडेशन कोर्स में जो बहुत डेप्थ मिलती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गेट को फोकस करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर 2021 करना चाह रहे हैं आप, तो बिल्कुल 101% आप इस चीज को ज्वाइन कीजिए, आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत ही ज्यादा फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। फैकल्टीज आपको रिनाउंड पर्सनालिटीज मिलने वाली है, वो बेसिकली आपको अच्छे से जो इन डेप्थ नॉलेज होती है उसको लेके चलते हुए गेट को आपसे क्लियर करवाना है, ठीक है। यहाँ का एम ही, मोटो ही ये है कि यहाँ से गेट जो है अगर आपने एनरोल किया है तो आप क्लियर करके जाएं, ठीक है, क्लियर करके जाएं इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो यही चीज हमारा यहाँ से उद्देश्य रहेगा, ठीक है। और बाकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, जितनी भी हमने बातें की हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा, ठीक है। साथ में आप हमारी ऐप को भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बेसिकली वहां पर चीजें किस तरह से वहां पर है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में किस तरह से हमारे पास वो सारी चीजें चल रही है। साथ में आप इसके बारे में और इसके बारे में ऐप पर जाकर वहां पर पूछ सकते हैं, उसके बारे में स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर बात जो की है आज वो गेट से रिलेटेड की है, गेट 2021 में चेंजेस से रिलेटेड की है। इस जो वीडियो है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है, क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस लगाते रहिए
और जब तक 2021 निकले नहीं तब तक रुकना नहीं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जब तक 2021 निकले नहीं तब तक आपको रुकना नहीं, ठीक है। कितने भी दिन आपके ऐसे ही निकल जाएं, बट आपको रुकना नहीं है, आपको फाइनली इस चीज को अचीव करना है, गेट 2021 को अचीव करना है एक वैलिड, एक गुड गेट स्कोर के साथ, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, आप जुड़ते रहिए साथ में। क्वेश्चंस अगर कमेंट में आपको क्वेश्चन कुछ भी किसी भी तरह का क्वेरी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।